किस किसने चैप्टर 3 चैप्टर 4 टेस्ट नहीं दिया अभी तक? कंप्लीट नहीं किया? फटाफट एक बार से बता दो। चैट चैट बॉक्स में लिख दो किस किसने नहीं किया। ऑनेस्टली एक बार फटाफट से बता दो। सबने कंप्लीट कर लिया चैप्टर 3 4 का टेस्ट? मैंने नहीं दिया। नॉट गिवन टेस्ट, नॉट डन। यस, बाकी चिरंजीत, कृतिका, अरविंद, दिव्या ने भी नहीं दिया है। बोलो फटाफट। दिया है सर, दिया है। कृतिका का भी नहीं हुआ है। तो अभी जिनका नहीं हुआ है वो लोग पहले सॉल्व करेंगे एंड देन लेट मी थिंक टू शेयर सजेस्टेड आंसर और नॉट विथ यू, क्योंकि प्रॉम्प्ट नहीं हो तुम लोग, डिसिप्लिन के साथ बिल्कुल नहीं ले रहे हो। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर क्या है तो वो अपन एक बता बार दो। क्लास होने के बाद डिस्कस कर लेंगे जिन जिन लोग का टेस्ट हो गया है। एंड बाकी केस में देखते हैं अपन। अभी विल स्टार्ट विद कंपनी ऑडिट। बहुत इजी चैप्टर। एज सच अगर मैं बोलूँ तो मैं कुछ पढ़ाने नहीं वाला हूँ तुम लोगों को कंपनी ऑडिट में नया। आई विल बी ब्रशिंग अप योर आईपीसीसी नॉलेज और ऑलरेडी यू मस्ट हैव लर्न समवेयर इन सीए फाइनल। तो अपन उसको ब्रश अप करेंगे जहां पे मुझे नीड लगती है कि यस देयर माइट बी अ केस कि यहाँ पे तुमने उतना ज्यादा अटेंटिवली ध्यान नहीं दिया होगा लैंग्वेज को या प्रॉपरली अंडरस्टैंड नहीं कर पाओगे, तो देयर विल डिग इनटू। बट अदर देन दैट आई विल बी आस्किंग फ्रॉम यू ओनली। सो बकल अप। पी अपन मोर ऑफ रिवीजन सेशन ले लेंगे ये वाला कंपनी ऑडिट। एंड इसके अलावा तुम्हारा वो हो गया है फॉरेंसिक एंड इन्वेस्टिगेशन। फॉरेंसिक बाकी इन्वेस्टिगेशन हो गया। Investigation is pending. सबका इन्वेस्टिगेशन बचा है। माधव का डन। Forensic done. Due diligence में. क्यों भाई, मैंने बताया था ना इन्वेस्टिगेशन करने का मन नहीं करेगा तो भी करना है। बोलने के बाद भी तुम लोग वही गलती कर रहे हो वापस। इन्वेस्टिगेशन डन, फॉरेंसिक पेंडिंग है, ठीक है। यस सृष्टि, हो गया फॉरेंसिक एंड इन्वेस्टिगेशन? सर फॉरेंसिक पेंडिंग है। तो क्यों क्यों नहीं किया अभी तक? 2 दिन का था गैप, क्या कर रहे थे सब लोग? संडे मना रहे थे? कितना दिन बचा एग्जाम को मई वालों? 48 डेज एग्जैक्टली लिख के ही बता रहे हो तो भी संडे को मना रहे हो तुम लोग। ना टेस्ट दे रहे हो। सृष्टि टेस्ट दिए थे? चैप्टर 3 4 दे दिया टेस्ट? हाँ सर, टेस्ट हो गया। तो इन्वेस्टिगेशन कब करने का प्लान है फिर तुम लोगों का, बाकी जिन जिन का छूटा है? सर आज खत्म कर देंगे आज तो मैं फॉरेंसिक। जो होमवर्क दूंगा वो भी तो करना है। अब मैं होमवर्क नहीं दूं आज के चक्कर में? ये तुम रात लोग में का खींच पेंडिंग है लेंगे तो। सर, हो जाएगा। हाँ, रात में कर लेंगे, हो जाएगा। चलो स्टार्ट करते कंपनी ऑडिट। बताना चालू करो तुम लोग ही। विल गो विद द सीक्वेंस एज गिवन इन आवर बुक। तो सबसे पहले अपन देखेंगे अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर, सेक्शन 139। पता होगा सब लोग को सेक्शन 139 अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर। तो सब्सिक्वेंट ऑडिटर का क्या क्या सेक्शन थे सेक्शन 139 के? सबसेक्शन सब्सिक्वेंट ऑडिटर के 2 सेक्शन और थे, फर्स्ट सेक्शन 5, ऑडिटर एंड सब्सिक्वेंट ऑडिटर, राइट? सेक्शन 1 और सेक्शन 5। तो फर्स्ट ऑडिटर अगर मैं बात करूं तो उसके भी अपन 2 सेक्शन पढ़ते, सब सेक्शन सॉरी। एक हो गया गवर्नमेंट कंपनी का और एक नॉन गवर्नमेंट कंपनी का। सिमिलरली सब्सिक्वेंट ऑडिटर क्या, गवर्नमेंट कंपनी का और एक नॉन गवर्नमेंट कंपनी का। तो सब्सिक्वेंट ऑडिटर का अपॉइंटमेंट देखेंगे एंड देन फर्स्ट ऑडिटर का अपॉइंटमेंट। सो फर्स्ट ऑडिटर का अपॉइंटमेंट सेक्शन 139 सबसेक्शन 6 और 139 सबसेक्शन 7 में दिया हुआ है तुम्हारा
सेक्शन 139 सबसेक्शन 6 डील करता है अदर देन गवर्नमेंट कंपनी, और 139 सबसेक्शन 7 बोलता है गवर्नमेंट कंपनी के केस में क्या होगा। तो फर्स्ट ऑडिटर अदर देन गवर्नमेंट कंपनी का तुम लोगों को पता होगा, फटाफट से बता दो, ये तो एकदम बेसिक। बोलो बोलो, ये तो बचपन से 30 ही days के रटा अंदर दिया होगा तुम लोगों को। incorporation। बोलो यार। अदर देन गवर्नमेंट कंपनी के केस में फर्स्ट ऑडिटर का अपॉइंटमेंट कितने दिन में करना है? फर्स्ट ऑडिटर का अपॉइंटमेंट 30 days 30 days विद इन 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, राइट। 30 डेज में अपॉइंट करना होता है, संजना बोल रही 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन से 30 डेज में अपॉइंटमेंट करेगा। कौन करेगा? 30 डेज बोले तो किसके जैसा दिख रहा है? बीओडी जैसा दिख रहा है। तो बीओडी करती है जनरली। बीओडी के केस में हमेशा कहाँ आते हैं, क्या कितने दिन आते हैं? 30 डेज। क्यों? क्योंकि बीओडी को देखो कैसा दिख रही है, तो इसके लिए यहाँ पे बीओडी के साथ हमेशा क्या आता है? 30 डेज आया आता है जनरली, ठीक है। तो अपॉइंटमेंट सबसे पहले कौन करेगा? बीओडी करेगी विद इन 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। अगर बीओडी फेल हो जाती है अपॉइंट करने में, देन अपॉइंटमेंट शैल बी डन इन द ईजीएम बाय द शेयर होल्डर्स इन नेक्स्ट 90 डेज। तो 90 डेज में फिर उनको करना होगा एनुअल जनरल मीटिंग, सॉरी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग में। फर्स्ट ऑडिटर का अपॉइंटमेंट हुआ। फर्स्ट ऑडिटर का टेन्योर क्या रहेगा? याद है किसी को? टेन्योर कब तक रहता है उसका अपॉइंटमेंट वैलिड? फर्स्ट एजीएम तक। फर्स्ट एजीएम तक, राइट। नेक्स्ट एजीएम जब भी होगी तब उसका अपॉइंटमेंट तब तक के टेन्योर उसका वैलिड रहता है। देन विल बी अपॉइंटिंग अदर ऑडिटर, सब्सिक्वेंट ऑडिटर। और उसका टेन्योर कब तक रहता है? जब सब्सिक्वेंट ऑडिटर रहता है अदर देन गवर्नमेंट कंपनी के केस में। नेक्स्ट एजीएम हाँ, 6th एजीएम, 6th हाँ, फर्स्ट पाँच- एजीएम में अपॉइंट करते हैं, 5 साल का टेन्योर रहता है, याद है? तो 6th एजीएम तक उसका टेन्योर वैलिड रहता है, करेक्ट। याद आ रहा है क्या कुछ कुछ? थोड़ा सा अपन रिकॉल करने की कोशिश करते जाओ, दिमाग में जोर देते जाओ, एक बार में याद होना चाहिए अभी। अबे अपन गवर्नमेंट कंपनी का देखते हैं। 139 सबसेक्शन 7 में दिया हुआ है फर्स्ट ऑडिटर का अपॉइंटमेंट। गवर्नमेंट कंपनी का याद है क्या रहता था? मैं अगर पर्सनली बताऊं तो मैं कैसे याद रखता था? नॉर्मल कंपनी का कितने दिन में होता है? 30 डेज में, राइट। बीओडी से याद आएगा तुम लोगों को क्या? बीओडी का क्या? इससे तो याद आ ही जाएगा 30 डेज अब तो, इसके बाद से। अब बीओडी करती है अदर देन गवर्नमेंट कंपनी के केस में विद इन 30 डेज। लेकिन गवर्नमेंट कंपनी तो आलसी होती है, बाबू लोग रहते हैं वहाँ पे, तो उनको और ज्यादा डबल टाइम लगेगा। डबल टाइम इसलिए कौन करेगा वहाँ पे? सबसे पहले तो सीएजी, ऑफ कोर्स ऑब्वियस है। गवर्नमेंट कंपनी के केस में कौन करेगा? बीओडी नहीं करेगी, सीएजी करेगी शुरू में। लेकिन 30 डेज नहीं मिलेगा उनको, बाबू लोग है। कितना दिन मिलेगा? डबल टाइम, 60 डेज। क्लियर? दूसरी बात, अगर सीएजी अलाउ नहीं होती है तो अगेन कौन करेगा फेलियर के बाद? बीओडी बीओडी अगर आ गई तो कितना दिन? 30 दिन 30 डेज। अब बीओडी भी अगर फेल हो जाती है तो शेयर होल्डर करेंगे नेक्स्ट 60 डेज के अंदर। नेक्स्ट 60 डेज मतलब यहाँ जो फेलियर है उसके बाद से 60 डेज में। तो यहाँ पे देखो, इसको कैसे याद रख सकते हो 60 डेज का? मैं पर्सनली बताऊँ तो कैसे याद रखता था? बीओडी 30 डेज यहाँ पे लिए, उसके बाद अगर नहीं कर पाई तो ईओजीएम में मिल रहा है तुमको 90 डेज। लेकिन यहाँ पे तुम्हारा सीएजी नहीं कर पाई तो तुम्हारे को एडिशनली 90 डेज मिल रहा है, उसमें से 30 डेज तुम्हारा बीओडी खा गई, समझ के चलो। तो इसलिए यहाँ पे 60 डेज ईओजीएम में तुमको मिल जाएगा। क्लियर है? देन सब्सिक्वेंट ऑडिटर, अब ये आता है सेक्शन 139 सबसेक्शन 6 एंड 139 सबसेक्शन 7। सबसेक्शन 6 होता है अदर देन गवर्नमेंट कंपनी। याद है अदर देन गवर्नमेंट कंपनी कितने, कब होगा इसका अपॉइंटमेंट ऑडिटर का, सब्सिक्वेंट ऑडिटर का? अभी तुमने बताया कहाँ होगा? फर्स्ट एजीएम में, राइट। फर्स्ट एजीएम में या फिर एवरी 6th एजीएम में। सेक्शन 1 और 5 आएगा शायद इधर, या फिर या सबसेक्शन 1 और 5 आएगा, सॉरी। सबसेक्शन 1 है तुम्हारा सब्सिक्वेंट ऑडिटर अदर देन गवर्नमेंट कंपनी, एंड सब्सिक्वेंट ऑडिटर ऑफ गवर्नमेंट कंपनी का सबसेक्शन 5 है। तो गवर्नमेंट कंपनी का कौन करता है? सीएजी करेगी। गवर्नमेंट कंपनी का तो भूल ही जाओ, कौन करेगा? हमेशा सीएजी करेगी सबसे शुरू में। तो सीएजी को कितना दिन दिया है अदर देन सब्सिक्वेंट ऑडिटर के केस में गवर्नमेंट कंपनी के लिए? 180 दिन फ्रॉम द डेट ऑफ कमेंसमेंट 1 अप्रैल, राइट। कमेंसमेंट ऑफ फाइनेंशियल ईयर, फ्रॉम द डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ फाइनेंशियल ईयर, वहां से 180 दिन है तुम्हारे पास सीएजी के पास अपॉइंटमेंट करने का। उसके बाद अगर फेलियर होता है, चूच है, कुछ नहीं, यहाँ पे कुछ भी नहीं दिया हुआ है, ठीक है। फेलियर का कोई स्कोप नहीं है यहाँ पे, करना ही है, सम्मान के चलो। यहाँ पे एजीएम में होगा अपॉइंटमेंट, यहाँ पे सीएजी करेगी विद इन 180 डेज फ्रॉम द कमेंसमेंट ऑफ फाइनेंशियल ईयर। टेन्योर मैंने बताया अभी जस्ट, अदर देन गवर्नमेंट कंपनी सब्सिक्वेंट ऑडिटर का टेन्योर कितना होगा? 5 साल, राइट। 5 years एंड फर्स्ट एजीएम के बाद 6th एजीएम में अपॉइंट होगा, राइट। और गवर्नमेंट कंपनी के केस में क्या रहता है टेन्योर?
गवर्नमेंट कंपनी का हमेशा एक ही रहता है, एक नेक्स्ट एजीएम सब, ठीक है, टिल द कंक्लूजन ऑफ एजीएम, टिल द कंक्लूजन ऑफ एजीएम। गवर्नमेंट कंपनी का ऑडिटर एक साल के लिए टिल द कंक्लूजन ऑफ एजीएम अपॉइंटेड रहेगा। इतना क्लियर है क्या? ये रिवाइज हुआ है क्या? 139 सबसेक्शन 1, 5 एंड 139 सबसेक्शन 6 एंड 7। 139 सबसेक्शन 1 और 5 था तुम्हारा सब्सिक्वेंट ऑडिटर का। सब्सिक्वेंट ऑडिटर इन द केस ऑफ अदर देन गवर्नमेंट कंपनी क्या था? अपॉइंटेड इन द एजीएम एंड एवरी नेक्स्ट फिफ्थ एजीएम, एवरी नेक्स्ट फिफ्थ एजीएम में अपॉइंट होगा। दैट इज टेन्योर विल बी फॉर 5 years. Similarly, subsequent auditor in the case of government company appointed in 180 days from the commencement of financial year conclusion, tenure till the conclusion of the next AGM. 139 subsection 6 and 7 किससे डील करते हैं? फर्स्ट ऑडिटर। फर्स्ट ऑडिटर इन द केस ऑफ गवर्नमेंट कंपनी क्या था तुम्हारा? फर्स्ट ऑडिटर इन द केस ऑफ गवर्नमेंट कंपनी, गवर्नमेंट 60 दिन 60 days, 60 30 days. days, 90 days. 60 days and AG. by Then state. failure हुआ तो BOD within next 30 days and then again failure हुआ तो EOGM next 60 days. अभी इंपॉर्टेंट यहाँ पे ये है कि हर एक अपॉइंटमेंट के पहले तुमको एक रिटर्न कंसेंट ले लेना चाहिए ऑडिटर, एक रिटर्न कंसेंट लेते हैं अपन ऑडिटर से टू सच अपॉइंटमेंट, और एक सर्टिफिकेट भी ले लेते हैं फ्रॉम हिम दैट द अपॉइंटमेंट इफ मेड शैल बी ऑब्टेन फ्रॉम द ऑडिटर। ऑडिटर से अपन एक सर्टिफिकेट ले लेते हैं क्या क्या कि भैया 141 सबसेक्शन 3 अपन पढ़ेंगे, क्या याद है? 141 सबसेक्शन 3 में दिया हुआ है सारी डिस्क्वालिफिकेशन। हम कोई ऑडिटर कोई भी डिस्क्वालिफिकेशन अट्रैक्ट नहीं कर रहा है, ये उससे सर्टिफिकेट ले लो। सिमिलरली तुम उससे सर्टिफिकेट ले लोगे कि भैया हम कोई भी प्रोसीडिंग नहीं चल रही हमारे फर्म के अगेंस्ट या हमारे पार्टनर के अगेंस्ट, नो प्रोसीडिंग इज पेंडिंग, करेक्ट। ये 4 पॉइंट मिलेंगे तुमको। अपन 4 पॉइंट सिमिलरली देखेंगे कॉस्ट ऑडिट के सेक्शन में, कॉस्ट ऑडिट वाले सेक्शन में ये 4 पॉइंट मिलेंगे। वही से तुमको याद रखना यहाँ पे भी सेम वही 4 पॉइंट है। कोई प्रोसीडिंग नहीं चल रही है, 141 सबसेक्शन 3 में हम डिस्क्वालिफाइड नहीं है, वी आर विलिंग टू एक्सेप्ट दी अपॉइंटमेंट, उससे सर्टिफिकेट ले लेना है। तो ये 4 पॉइंट कुछ डील करते हैं अपन ऑडिटर से सर्टिफिकेट लेने के लिए, एंड ऑल्सो रिटर्न कंसेंट ऑफ द ऑडिटर ले लेने का। सर्टिफिकेट में ऑल्सो इंडिकेट वेदर द ऑडिटर सेटिस्फाई द क्राइटेरिया प्रोवाइडेड इन सेक्शन 141, and lastly company shall inform the auditor consent of his or its appointment and also file a notice of such appointment। ये फाइल किया कभी तुमने सीए फर्म में अपने ऑफिस में काम करते करते? एक नोटिस देना पड़ता है अपॉइंटमेंट का विद द आरओसी विद इन 15 days फ्रॉम द डेट ऑफ द ऑडिटर गेटिंग बीइंग अपॉइंटेड। 15 दिन में एडीटी 1 फाइल करते हैं अपन, एडीटी 1 फाइल किया जाता है। नोटिस ऑफ सच अपॉइंटमेंट विद द आरओसी को फाइल करना है एडीटी 1 विद इन हाउ मेनी डेज? 15 days of the meeting in which the auditor is being appointed। मतलब जिस मीटिंग में ऑडिटर अपॉइंट हुआ है, ऑडिटर अपॉइंटमेंट के 15 दिन के अंदर अंदर तुमको एडीटी 1 फाइल करना है। आई होप इट इज क्लियर। एक बार ऊपर का क्वेश्चन देखो फटाक से, क्वेश्चन 1 एंड क्वेश्चन 2। एमडी अपॉइंटेड फर्स्ट ऑडिटर ऑफ पीक्यूआर लिमिटेड, चलेगा क्या? कौन करेगा अपॉइंटमेंट? बीओडी करेगी। क्या एमडी बीओडी है? नहीं, बीओडी ये काम डेलीगेट भी नहीं कर सकती। तुम लोग पढ़े होंगे कंपनी लॉ में कौन कौन सा काम बीओडी एमडी को डेलीगेट कर सकती है। सेक्शन 179 सबसेक्शन बोलो 3, सेक्शन 179 सबसेक्शन 3 में दिया हुआ है ना, डीईएफ का जो है क्लॉज, डीईएफ वाला, वो डेलीगेट कर सकती है अगर बीओडी चाहे तो। याद है? इन्वेस्टमेंट के लिए रिलेटेड, बोरोइंग से रिलेटेड, तो वो सारे डेलीगेट कर सकती है। ये वाले काम तो डेलीगेट भी नहीं किया जा सकता। अपॉइंटमेंट ऑडिटर बीओडी करेगी, मतलब बीओडी मतलब जैसा रिजोल्यूशन पास होना चाहिए वैसा रिजोल्यूशन पास होगा। सिमिलरली बीओडी अपॉइंटेड फर्स्ट ऑडिटर ऑफ गवर्नमेंट कंपनी, चलेगा क्या? सीएजी करेगा। अगेन वायलेट सेक्शन 139 सबसेक्शन 7। नेक्स्ट आ जाओ इधर, फिलिंग ऑफ कैजुअल वैकेंसी। ये याद है कुछ? ये तो तुम लोगों ने किया हुआ है, प्रोफेशनल एथिक्स में अपन ने ऑलरेडी डील किया हुआ है ये सेक्शन से रिलेटेड। याद है फिलिंग ऑफ कैजुअल वैकेंसी कैसे फिल होती है? सेक्शन 139 सबसेक्शन 8 डील करते हैं इससे। सेक्शन 139 सबसेक्शन 8 कैजुअल वैकेंसी। याद है ये वाला क्वेश्चन? कौन सा क्लॉज था इससे रिलेटेड प्रोफेशनल एथिक्स में? कम्युनिकेट वाला है क्या? 8 फर्स्ट क्लॉज 8 सब क्लॉज 8 तो कम्युनिकेट है। 8 कम्युनिकेट याद नहीं है? 8 कम्युनिकेट 9 था, क्लॉज 9 9 139 इतना सिंपल सा था। 8 कम्युनिकेशन विद द प्रीवियस ऑडिटर। 9 139 सेक्शन 139 का पूरा कंप्लायंस होना चाहिए, सेक्शन 140 का कंप्लायंस होना चाहिए। जहाँ पे क्वेश्चन था तुम्हारा, ये क्वेश्चन अपन ने ऑलरेडी टेकअप किया हुआ है। अदर कंपनी के केस में कैसा होता है और गवर्नमेंट कंपनी के केस में कैसा होता है देखते हैं अपन। अदर कंपनी के केस में 2 केस हो सकता है, मैंने बताया हुआ है वहां पे। एक तो रीजन हो सकता है 3D, एक रीजन हो सकता है 3D, और एक हो सकता है रीजन रेजिग्नेशन के कारण। अगर 3D है, 3D रीजन 3D है तो कौन करेगा अपॉइंटमेंट? विद इन 30 days बीओडी। 3D बीओडी याद रखना, 3D बीओडी
बीओडी अगर आगे तो कितना दिन मिलेगा तुमको? बीओडी आगे तो कितना दिन मिलेगा? 30 डेज, राइट? तो 3D से बीओडी याद रखना। अब 3D क्या होता है? डेथ हो गया ऑडिटर की, डिस्क्वालीफाई हो गया ऑडिटर, या फिर डिसेबल हो गया ऑडिटर। डेथ हो गया ऑडिटर की, डिस्क्वालिफिकेशन हो गया ऑडिटर का, या फिर डिसेबल हो गया। तो 3D इज व्हाट? डेथ, डिसेबिलिटी, डिस्क्वालिफिकेशन। डेथ, डिसेबिलिटी, डिस्क्वालिफिकेशन। 3D के केस में कौन सा याद आना चाहिए? 3D बीओडी। 3D बीओडी। बीओडी आया तो 30 डेज में। लेकिन अदर देन 3D, डेट इज ऑडिटर रिजाइन कर रहा है, ऑडिटर रिजाइन कर रहा है, उस केस में अगर कैजुअल वैकेंसी फिल करनी होती है तो ऑडिटर रिजाइन कर रहा है, बड़ी बात है भैया, ऑडिटर रिजाइन कर रहे हैं, नॉर्मल केस नहीं है। तो ड्यू टू रेजिग्नेशन अगर हुआ है तो एडिशनली तुमको जनरल मीटिंग से भी अप्रूव कराना पड़ेगा। अब बीओडी अपॉइंट करेगी और फिर एडिशनली तुमको 3 महीने के अंदर अंदर जनरल मीटिंग में अप्रूवल करवाना पड़ेगा इस ऑडिटर का अपॉइंटमेंट ईओजीएम में। क्लियर है क्या? इन द केस ऑफ अदर देन गवर्नमेंट कंपनी। और गवर्नमेंट कंपनी का सिंपल है, 3D हो या रेजिग्नेशन हो, 3D हो या अदर देन 3D हो, फर्क नहीं पड़ता। कौन करेगा हमेशा? गवर्नमेंट कंपनी के केस में C&AG। और C&AG के यहाँ केस में यहाँ पे थोड़ा चुस्ती दिखानी पड़ेगी C&AG को, क्योंकि ये कैजुअल वैकेंसी है, यहाँ पे 60 दिन नहीं मिलेगा। ठीक है, थोड़ा स्टोरी दिमाग में चलते हुए चलो, याद रहेंगे ऐसे 60 दिन 30 डेज, कंफ्यूज नहीं होगे कभी। यहाँ पे C&AG को चुस्ती क्यों दिखानी पड़ेगी? कैजुअल वैकेंसी भैया, जल्द से जल्द ऑडिटर अपॉइंटमेंट करना पड़ेगा, रुका हुआ है काम, ऑडिट का काम रुका हुआ है। सो ऑडिटर विल बी अपॉइंटेड विद इन 30 डेज बाय C&AG, whether or not it is because of 3D or it is because of resignation, doesn't matter, it will be appointed by C&AG in 30 days. If failed, then BOD in next 30 days. टेन्योर देख लो क्या होगा इसका हमेशा, टिल द कंक्लूजन ऑफ नेक्स्ट AGM। क्लियर? याद आते जा रहा है? अब आ जाओ रोटेशन ऑफ ऑडिटर में। रोटेशन ऑफ ऑडिटर सेक्शन 139 सबसेक्शन 2, सबसेक्शन वाइज याद रखना है। यस, बाद में पूछोगे मेरे को याद है सर, याद करना है क्या? हाँ याद करना है, सिंपल है, तुम लोगों ने याद किया हुआ भी होगा IPCC या फाइनल में। तो सेक्शन 139 सबसेक्शन 1 5 देख लिया अपन ने, 6 7 देख लिया, 8 भी देख लिया। अभी सेक्शन 139 सबसेक्शन 2 में आ जाओ। रोटेशन ऑफ ऑडिटर एप्लीकेबिलिटी दी हुई है सेक्शन 139 सबसेक्शन 2 में। किस किस को एप्लीकेबल है भैया? लिस्टेड कंपनी, सारी की सारी लिस्टेड कंपनी को रोटेशन ऑफ ऑडिटर एप्लीकेबल है। रोटेशन ऑफ ऑडिटर मतलब सेक्शन समझ में आ रहा होगा क्या था? यस, क्या था रोटेशन ऑफ ऑडिटर? वो 5 साल मिलेंगे, फिर कूलिंग पीरियड लगेगा। 5, हाँ 5 3 years साल। in the case of proprietorship firm, इंडिविजुअल। हाँ right, not individual, proprietorship firm। मैंने बताया था ना वो केस, मैं इंडिविजुअल हूँ बट मेरी एक फर्म होना जरूरी है अलग। मेरे पास भी COP है, लेकिन क्या मैंने फर्म लिया हुआ है क्या? मैंने प्रोप्राइटरशिप फर्म, मैंने रजिस्ट्रेशन कराना चाहिए एज अ फर्म, CA फर्म, तब जाके मेरी प्रोप्राइटरशिप फर्म आएगी, वरना मैं एज अ इंडिविजुअल COP प्रैक्टिस करूँ। इंडिविजुअल का केस नहीं बोलते आप, प्रोप्राइटरशिप फर्म एंड पार्टनरशिप फर्म। प्रोप्राइटरशिप फर्म के केस में 5 साल, पार्टनरशिप फर्म के केस में 5 years ऑफ 2 tenures, 2 tenures ऑफ 5 years। तो वही रोटेशन तुमको एप्लीकेबल हो जाएगा कब कब कब? इफ यू आर ए लिस्टेड कंपनी, इफ यू आर अनलिस्टेड कंपनी बट यू आर अ पब्लिक कंपनी, अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी, अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी हैविंग पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ मोर देन इक्वल टू 10 करोड़, मोर देन इक्वल टू 10 करोड़ के ऊपर तुम्हारा पेड अप शेयर कैपिटल, और तुम कौन सी कंपनी हो? अनलिस्टेड और पब्लिक कंपनी हो। प्राइवेट कंपनी हो तुम, अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी भी नहीं हो अगर, लेकिन तुम प्राइवेट कंपनी हो तो उस केस में तुम्हारा पेड अप शेयर कैपिटल की लिमिट बढ़ चढ़ के क्या हो जाएगी? 50 करोड़। सो मोर देन इक्वल टू 10 करोड़ के बदले यहाँ पे क्या आ जाएगा? प्राइवेट कंपनी के केस में मोर देन इक्वल टू 50 करोड़। एंड लास्टली अगर तुम ये कहीं भी फॉल नहीं कर रहे हो, ये कहीं भी फॉल नहीं कर रहे हो, तो तुम कोई भी कंपनी हो, तुम्हारे लिए क्या हो जाएगा? रेस्ट ऑफ द कंपनी हैविंग बोरोइंग फ्रॉम इंपॉर्टेंट, किस किस से बोरोइंग देखना है यहाँ पे? डिपॉजिट होल्डर भी है यहाँ पे, ध्यान से उसको मार्क करो, बैंक है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, एंड इवन डिपॉजिट होल्डर्स भी है। ये सब से मिला के अगर मेरा 50 करोड़ के ऊपर भी हो जाता है, 50 करोड़ या उससे ज्यादा हो जाता है, एंड मोर देन इक्वल टू है यहाँ पे, जनरली बोरोइंग के केस में मोर देन मिलेगा तुमको, बट 139 सबसेक्शन 2 में मोर देन इक्वल टू यूज है। ये छोटी छोटी बात इंपॉर्टेंट नोटिस कर रहे हो तो ध्यान में मार्क करके लिख लो, अगर लिखना है तो बाजू में। जनरली बाकी जगह तुमको मोर देन मिलेगा बोरोइंग का, यहाँ पे 139 सबसेक्शन 2 में मोर देन इक्वल टू है, एंड यहाँ पे डिपॉजिट होल्डर भी है, भूल जाओगे बाद में, डेफिनेटली भूलोगे, डिपॉजिट होल्डर से भी कंसीडर करना है यहाँ पे, मोर देन इक्वल टू 50 करोड़। ठीक है, कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, OPC और स्मॉल कंपनी को हमेशा नॉन एप्लीकेबल ही रहेगा, OPC और स्मॉल कंपनी को हमेशा 139 सबसेक्शन 2 एप्लीकेबल नहीं होगा। क्लियर है? सिंपल एकदम। सेक्शन 139 सबसेक्शन 2 की एप्लीकेबिलिटी, लिस्टेड कंपनी, अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी हैविंग पेड अप शेयर कैपिटल मोर देन इक्वल टू 10 CR,
private company having paid up share capital more than equal to 50 CR and any of the other company जहाँ जो fall नहीं कर रहे ऊपर वाली कंपनी, rest of the company के केस में borrowing अगर more than equal to 50 crore from where, from bank, from FI, from deposit holder, more than equal to 50 CR. In any case, OPC and small company are exempted from this provision of section 139 subsection 2. Small company की definition amend हुई है. It's not here in the notes, but small company की definition मैं अगर बताऊं तो तुम्हारी अब क्या है कि anyone knows the new definition of small company? अच्छा, पुरानी क्या थी definition? बोलो फटाफट. Turnover less than equal to 100 crore. हाँ, Turnover less than 100 crore. 100 करोड़. तो अभी का मैं बता दूं, पेड अप शेयर कैपिटल अगर तुम्हारे 4 करोड़ से कम है एंड टर्नओवर तुम्हारा 40 करोड़ से कम है तो तुम स्मॉल कंपनी हो. और बाकी जो लिमिट बाकी जो थे कि यू शुड नॉट बी अ सब्सिडरी कंपनी ऑफ एनी पब्लिक कंपनी और ऐसा जो जो कंडीशंस थी, याद है 3 कंडीशन और थी इसके अलावा, वो सब तो है ही. प्लस तुम्हारी लिमिट अभी बढ़ के एनहांस हो गई है. कितनी हो गई लिमिट याद रखना, 4 करोड़ पेड अप शेयर कैपिटल, टर्नओवर की हो गई है 40 CR. अप टू 4 CR है सर, 4 CR से कम. 4 CR से कम होना चाहिए. मतलब इक्वल्स टू नहीं है उसको. इक्वल्स टू नहीं है. एक बार मैं फिर से कंफर्म कर लेता हूँ, बट इट वाज नॉट देयर. सर टर्नओवर में लेस देन 40 CR है. लेस देन इक्वल टू है, लेस देन इक्वल टू है. ओके. क्लियर है? दिस इज एन अमेंडमेंट विच you can see in your exam paper as well, so make note of this. Important है. ठीक है. तो सेक्शन 139 सबसेक्शन 2 क्या बोलता है कि कोई भी लिस्टेड कंपनी या कंपनी बिलोंगिंग टू सच क्लास और क्लास ऑफ कंपनी एज में बी प्रिस्क्राइब्ड, और प्रिस्क्राइब्ड कंपनी कौन सी है? ये चारों. ये चारों को भी लिस्टेड कंपनी के अलावा ये तीन प्रिस्क्राइब्ड कंपनी है विच दे विल गेट अट्रैक्टेड टू सेक्शन 139 सबसेक्शन 2. और अगर हो गया है तो उसके इसमें क्या हो जाएगा? दे शैल अपॉइंट और रीअपॉइंट, मतलब वो लोग नो बोल रहे, मतलब दे शैल नॉट अपॉइंट या रीअपॉइंट, मतलब अपॉइंट और रीअपॉइंट नहीं करेंगे कोई भी इंडिविजुअल एज एन ऑडिटर फॉर मोर देन 1 टर्म ऑफ 5 कंसेक्यूटिव ईयर्स एंड ऑडिट फर्म एज ऑडिटर फॉर मोर देन 2 टर्म्स ऑफ 5 कंसेक्यूटिव ईयर्स. तो यहाँ पे मैं जो तुम लोग को बता रहा था ना प्रोप्राइटरशिप फर्म, तो वो यहाँ इस केस में आएगी अगर तुम प्रोप्राइटरशिप फर्म के केस में कर रहे हो. और मैं बता दूं इंडिविजुअली के केस में तो ऑडिट तुम एक्सेप्ट नहीं कर सकते हो. तुम्हारे पास FRN होना रहना चाहिए, FRN फर्म रजिस्ट्रेशन नंबर. तो एन इंडिविजुअल एज एन ऑडिटर हो तुम, तो देन फॉर मोर देन 1 टर्म ऑफ 5 कंसेक्यूटिव ईयर से ज्यादा तुम नहीं रह सकते हो. एंड ऑडिट फर्म प्रोप्राइटरशिप फर्म भी है तुम्हारी अगर, तो उस केस में भी तुम्हारा कहा आएगा 2 टर्म्स ऑफ 5 कंसेक्यूटिव ईयर्स. 2 टर्म्स ऑफ 5 consecutive years. मार्क करना फॉर्म. कूलिंग पीरियड कितना रहता है याद है? 5 years. 5 years. करेक्ट. अभी इंपॉर्टेंट कुछ बातें देख लेते हैं. एक बात तो ये बोलते हैं कि भैया मान लो 2 फर्म है XYZ एंड ABX, XYZ एंड ABX एज ऑन द डेट ऑफ अपॉइंटमेंट. यहाँ पे कूलिंग पीरियड हो गया, XYZ का कूलिंग पीरियड लग गया. अब जो मेरी कंपनी है, कंपनी गई है ABX के पास, तो क्या जो X है वो कॉमन पार्टनर है दोनों फर्म में? क्या X कॉमन पार्टनर है दोनों फर्म में? राइट, X इज द कॉमन पार्टनर इन बोथ द फर्म्स. ये फर्म का कूलिंग पीरियड लग गया है अगर, ये फर्म का कूलिंग पीरियड लग गया अगर,
देन एज ऑन डेट ऑफ अपॉइंटमेंट, मार्क करना वर्ड इंपॉर्टेंट कौन सा है, एज ऑन डेट ऑफ अपॉइंटमेंट, एज ऑन डेट ऑफ अपॉइंटमेंट। अगर कॉमन पार्टनर है दो फर्म में तो देन दी अदर फर्म दैट इज ABX भी डिस्क्वालीफाई हो जाएगी फॉर गेटिंग बीइंग अपॉइंटेड एज एन ऑडिटर, फॉर गेटिंग बीइंग अपॉइंटेड एज एन ऑडिटर। आई होप इट इज क्लियर। एज ऑन द डेट ऑफ अपॉइंटमेंट इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया हुआ है यहाँ से। एज ऑन द डेट ऑफ अपॉइंटमेंट कोई भी ऑडिट फर्म जहां पे कॉमन पार्टनर है, अगर कॉमन पार्टनर है टू दी अदर ऑडिट फर्म और जिसका टेन्योर एक्सपायर हो गया, मतलब कूलिंग पीरियड लग चुका है उसको, अगर तो दूसरी फर्म जहां पे कॉमन पार्टनर है, अगर एज ऑन द डेट ऑफ अपॉइंटमेंट कॉमन पार्टनर है, एज ऑन द डेट ऑफ अपॉइंटमेंट कॉमन पार्टनर है, अगेन अगेन एज ऑन द डेट ऑफ अपॉइंटमेंट कॉमन पार्टनर है, उस केस में डिस्क्वालीफाई होगा। अगर बाद में चल के एक्स अगर आ रहा है यहाँ पे, बाद में चल के अगर एक्स यहाँ पे आ रहा है तो क्या अपॉइंटमेंट वैलिड होगा क्या? अभी बताया ना, एज ऑन द डेट ऑफ अपॉइंटमेंट बोल रहा है, वैलिड होगा। तो उस केस में वैलिड होगा। तो फिर एक केस में इधर आ जाओ, एक केस में मैनर ऑफ रोटेशन वाले में आ जाओ। मैनर ऑफ रोटेशन का जो नोट दिया हुआ है, नोट का सेकंड पॉइंट पढ़ो एक बार। मैनर ऑफ रोटेशन के नोट में जो सेकंड पॉइंट दिया है, इफ अ पार्टनर हु इज इन चार्ज ऑफ ऑडिट फर्म एंड आल्सो सर्टिफाइज द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द कंपनी रिटायर्स फ्रॉम द सेड फर्म and joins another firm of chartered accountants, then such other firm shall also be ineligible to be appointed as for a period of 5 years. तो भैया मान लो अभी तुमने बोला क्या कि x जब आया बाद में, अगर वो बाद में भी आ रहा है तो तुम्हारे चल जाएगा वैलिड अपॉइंटमेंट। लेकिन अगर मैं बोलूं x अगर साइनिंग पार्टनर था, उसी ने सर्टिफाई किया था इसके कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो अगर बाद में आया तो तुम्हारी फर्म इनएलिजिबल हो जाएगी फॉर बीइंग अपॉइंटेड एज एन ऑडिटर। इनएलिजिबल हो जाएगी मतलब इनएलिजिबिलिटी एक्सट्रैक्ट कर लेगी अगर वो। या सिमिलरली अगर मैं अदर टर्म्स में बात करूं, दूसरे टर्म्स में, तो अगर एक्स अगर साइनिंग पार्टनर है तो उस केस में एज ऑन द डेट ऑफ अपॉइंटमेंट नहीं देखेंगे अपन, सिंपली अगर मैं बोलूं तो उस केस में कभी भी अगर वो मेरा पार्टनर बन गया तो मेरी फर्म इनएलिजिबल हो जाएगी फॉर गेटिंग बीइंग अपॉइंटेड एज एन ऑडिटर, फॉर गेटिंग बीइंग अपॉइंटेड एज एन ऑडिटर मेरी फर्म इनएलिजिबल हो जाएगी अगर एक्स साइनिंग पार्टनर है तो एक्स अगर साइनिंग पार्टनर है तो जनरली क्वेश्चन में घुमाएगा नहीं तुमको, जनरली क्वेश्चन में सीधा बोल देगा कि एक्स साइनिंग पार्टनर है तो क्या वेदर द फर्म शेल एक्सेप्ट द अपॉइंटमेंट और नॉट, वेदर द फर्म शेल एक्सेप्ट द अपॉइंटमेंट और नॉट, so you will say no, X was the signing partner in that firm also and now he is also a partner in our firm. If the partner, देख लो, who is in charge of audit firm, who is in charge of audit firm and also certifies the FS of the company, retire कर रहा है अब वो फर्म से और अब इस फर्म में आ रहा है वो, joins the another firm of chartered accountant। कुल मिला के अगर मैं बात करूं तो दो पॉइंट ऑफ डिफरेंशिएशन है। एक तो एज ऑन डेट ऑफ अपॉइंटमेंट, तुम यहाँ पे लॉजिकली बोलो तो देखना चाहिए एज ऑन डेट ऑफ अपॉइंटमेंट ही, बट सिंस द वर्ड हैज नॉट मेंशन वी शुड सी होलसम, मतलब पूरे कवरेज वाइज देखो। दूसरी बात ये यहाँ पे कॉमन पार्टनर की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे कॉमन पार्टनर की बात नहीं हो रही है। वहां पे क्या था, कॉमन पार्टनर था, एक्स वहां पे भी पार्टनर है, एक्स यहाँ पे भी पार्टनर बन गया था, एज ऑन द डेट ऑफ अपॉइंटमेंट पार्टनर था दोनों फर्म में। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे सर्टिफाई किया उसने फाइनेंशियल स्टेटमेंट, यहाँ पे ऑडिट इन चार्ज था वो, लेकिन अब वो वहां से रिटायर होके दूसरी फर्म में गए तो दूसरी फर्म भी इनएलिजिबल हो जाएगी। क्लियर है क्या? सिंपली पुट, अगर यहाँ पे इस केस में एक्स अगर यहाँ से रिटायर होके ABX में चले जाता बट एक्स वाज नॉट द साइनिंग पार्टनर, तो क्या ABX एलिजिबल रहती है अपॉइंटमेंट के लिए? अगर एक्स यहाँ से निकल जाता रिटायर कर जाता एंड देन शुड हैव जॉइंड ABX एज ऑन द डेट ऑफ अपॉइंटमेंट, ABX में ज्वाइन कर दिया रहता, तो क्या ABX अपॉइंटमेंट के लिए वैलिड होती? अपॉइंटमेंट वैलिड होता इफ ABX वुड हैव अपॉइंटेड एज एन ऑडिटर? No. नहीं, इनवैलिड होता है। साइनिंग पार्टनर नहीं है ना सलोनी, सही बोल रहे हो, तो अपॉइंटमेंट वैलिड होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा Valid. होगा ना। नहीं होगा। एज बाबा। ऑन द डेट ऑफ अपॉइंटमेंट है। एज ऑन द डेट ऑफ अपॉइंटमेंट कॉमन पार्टनर नहीं है ना, यही तो समझा रहा हूँ, कॉमन पार्टनर ही नहीं है ना। एक्स को तो भगा दिया, एक्स रिटायर हो गया है, एक्स रिटायर होके इधर आ रहा है, मैंने क्वेश्चन थोड़ा चेंज किया ना लास्ट में, एक्स रिटायर होके अगर इधर आ रहा है ABX में, तो कॉमन पार्टनर कहाँ है? एज ऑन द डेट ऑफ अपॉइंटमेंट कॉमन पार्टनर का है। क्लियर है क्या? लेकिन अगर एक्स साइनिंग पार्टनर रहता, एक्स अगर साइनिंग पार्टनर रहता देन अपॉइंटमेंट वुड बी इनवैलिड।
तो थोड़ा सा डिफरेंट है, थोड़ा सा डिफरेंशिएशन मार्क करके चलना। क्वेश्चन डायरेक्ट आएगा, दोनों लाइन को पकड़ के अगर पूछता है इन केस एनी केस, तो क्वेश्चन डायरेक्ट आएगा, तुमको ये प्रोविजन लिखना है एज इट इज। एक हो गया तुम्हारा कॉमन पार्टनर एज ऑन द डेट ऑफ अपॉइंटमेंट देखना उसमें, और दूसरा हो गया रिटायर करके उधर जा रहा है। लेकिन रिटायरमेंट के केस वाला कौन सा था, जहां पे साइनिंग पार्टनर है एंड ऑडिट इन चार्ज था, वो ऑडिट इन चार्ज भी था, प्लस ही हैज ओनली सर्टिफाइड द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ द कंपनी। आई होप इट इज क्लियर। कोई डाउट है क्या स्टिल? ये साइनिंग पार्टनर के केस में हमेशा 5 साल का ही पीरियड लगेगा, नेक्स्ट वाले में नेक्स्ट मतलब अगर 5 3 years they have साल stated elapse हो गए because हैं। as logically मैंने क्या बताया, logically अपन को as on date of appointment ही देखना चाहिए, as on date of appointment। यहाँ पे logically वो भी यही बोलना चाह रहा है, but since they have not specifically mentioned, तो अपन अगर क्वेश्चन ऐसा बना के भी देता है लास्ट में कि वो बाद में रिटायर होके आ गया, then your firm will stand ineligible, तो उस केस में हमेशा फिर 5 साल नहीं, द रिमेनिंग कूलिंग टर्म होना चाहिए। बट सिंस द लॉ से स्पेसिफिकली कि 5 साल के लिए इनवैलिड हो जाएगा, 5 साल के लिए इनएलिजिबल हो जाएगा, सो 5 साल ही अपन लेंगे। एंड दूसरी चीज मैंने क्या बताया, लॉजिकली 5 years मतलब जो तुम्हारा इनएलिजिबिलिटी देखना है वो अपन एज ऑन डेट ऑफ अपॉइंटमेंट ही लॉजिकली तो देखते रिमेनिंग चलना। पीरियड लेना चाहिए ना, हाँ, लॉजिकली तो रिमेनिंग पीरियड लेना लॉजिकली चाहिए ना। रिमेनिंग पीरियड लेना चाहिए, बट लॉजिकली वो एज ऑन डेट ऑफ अपॉइंटमेंट की बात कर रहे हैं, जस्ट दैट ही हैज नॉट रिटन इट। इसीलिए अगर क्वेश्चन में तुमको बात कर लिए भी कर बोलता है, सो यू विल से लाइक दिस ओनली कि वी डोंट हैव टू सी एज ऑन डेट ऑफ अपॉइंटमेंट ओनली, राइट। यहाँ पे अगर रिटायर होके वो बाद में अगर आ रहे हैं तो मेरी फर्म इनएलिजिबल हो जा रही है, उसी ने सर्टिफाई किया था फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ दैट कंपनी वही फर्म में, और वो फर्म कूलिंग पीरियड अट्रैक्ट कर चुकी है, अब वो रिटायर होके इधर आ रहा है, सो आवर फर्म विल आल्सो बी इनएलिजिबल। दोनों ही केस कवर करके चलना है, लॉजिकली वो लोग एज ऑन डेट ऑफ अपॉइंटमेंट को कंसिडर करके चल रहे हैं। ये दोनों पॉइंट क्लियर है क्या? दिस पॉइंट यहां से भी आया हुआ है क्वेश्चन एक, एज ऑन डेट ऑफ अपॉइंटमेंट। कॉमन पार्टनर डेट ऑफ अपॉइंटमेंट में नहीं था क्वेश्चन में, बाद में कॉमन पार्टनर्स बने थे, तो उस केस में वैलिड था अपॉइंटमेंट। अब दूसरा पॉइंट पढ़ो क्या बोल रहा है, सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ द एक्ट members of a company may resolve to provide that in the audit firm appointed by it, auditing partner and his team shall be rotated at such interval as may be resolved by members। किसके रोटेशन की बात हो रही है यहाँ पे? ऐसे 299 की बात नहीं हो रही है, इंटरनल रोटेशन की सर, जो ऐसे firm के 299 की बात नहीं हो रही सलोनी। यहाँ पे पार्टनर्स की बात हो रही है, Within पार्टनर the टीम। firm. मैं और Within the तुम firm. वन में था ये पॉइंट ना, Within the बोल firm rotation. एसक्यूसी वन में विद इन था द ना ये फर्म हम पॉइंट। 4 पार्टनर है मान लो, सो लेट्स से कंपनी कैन डिसाइड वाइल अपॉइंटमेंट कि भैया 2 साल मैं ऑडिट करूंगा, नेक्स्ट 2 years दिव्या विल बी अपॉइंटेड एज एन ऑडिटर, मतलब दिव्या साइन करेगी हमारा पर्टिकुलरली ऑडिट, पूरा दिव्या संभालेगी वो एज अ पार्टनर, एंड लास्ट ईयर में समझ लो सलोनी विल बी डूइंग दी ऑडिट ऑफ दिस कंपनी। तो मेंबर्स में रिजॉल्व डेट कि विद इन द फर्म तुम्हारी टीम कितने साल में रोटेट होगी, अगर ऐसा भी हो सकता है, विद इन द फर्म बोल रहा है, ठीक है, इंटरनल रोटेशन, नॉट ऐसे 299। नहीं एसक्यूसी वन में था ना सर। वो तो तुम्हारा है कि 7 years तक सेम मैंडेटरी बोल देता है एसक्यूसी 1। क्या था? 7 साल था, 7 साल में मैंडेटरी चेंज करना है। रोटेशन होना चाहिए 7 years में, बट यहाँ पे मेंबर्स रिजॉल्व कर रहे हैं, मेंबर्स में रिजॉल्व अदरवाइज, जैसा भी वो लोग रिजॉल्व करे, जैसा भी रिजोल्यूशन वो लोग पास करे। सिमिलरली ऑडिट शैल बी कंडक्टेड बाय मोर देन वन ऑडिटर, ऐसा भी अगर चाहे मेंबर्स चाहे तो ये भी रिजॉल्व कर सकते हैं, मेंबर्स अगर चाहे तो चाह सकते हैं तो जॉइंट ऑडिट भी करवा सकते हैं। क्लियर है क्या? अब रोटेशन ऑफ ऑडिटर कैसे होता है जनरली, सिंपल है एकदम, दिया हुआ देखो। ऑडिट कमेटी अगर एप्लीकेबल है तो ऑडिट कमेटी रिकमेंड करेगी ऑडिटर का नाम जो कि रिप्लेस करेगा अभी के ऑडिटर को। इनकम्बेंट ऑडिटर मतलब इनकम्बेंट प्रेसिडेंट मतलब समझते हो, इनकम्बेंट कोई पोजीशन में इनकम्बेंट है मतलब एग्जिस्टिंग टेम्पररी, इनकम्बेंट प्रेसिडेंट, इनकम्बेंट जो अभी का ऑडिटर है उसको रिप्लेस करेगा नया ऑडिटर, उसका नाम कौन सजेस्ट करेगा सबसे पहले? ऑडिट कमेटी। किसको? बीओडी को। किसको करेगा? देखो ना, बीओडी को सजेस्ट कर रहा है, देन बीओडी उसका नाम कंसीडर करेगी और रिकमेंड करेगी कि हाँ
AGM में members को, and that is how the auditor will be rotated. Rotation of auditor. नेक्स्ट लाइन देखो क्या बोलते हैं, सिंपल है। अगेन द इनकमिंग ऑडिटर या जो भी ऑडिट फर्म है जिसको अपॉइंट किया जा रहा है, मान लो यहाँ पे जो ये ऑडिट फर्म को जो अपॉइंट किया जा रहा है, यहाँ पे बीओडी ऑडिट जो ऑडिट फर्म को ऑडिटर एज एन ऑडिटर अपॉइंट कर रही है, अगर वो ऑलरेडी कहीं से भी लिंक्ड है ऑडिटर से, या ऑडिट फर्म जो कूलिंग पीरियड अट्रैक्ट किया ना भी, वो कूलिंग फर्म से अगर वो एसोसिएटेड है, एज सेम नेटवर्क में आ रहा है या फिर एनी वे एसोसिएटेड है, तो उस केस में वो ऑडिट फर्म भी इनएलिजिबल हो जाएगी, वो ऑडिट फर्म का अपॉइंटमेंट वैलिड नहीं होगा। और नोट में देखो फर्स्ट पॉइंट क्या बोलते हैं, क्या बोलना चाह रही है? मतलब ऐसे कंटिन्यूस साल गिनने नहीं है, कंटिन्यूस मतलब एक टर्म हो गई, जैसे अगर एक साल में भी वो रिटायर हो रहा है ना तो एक टर्म गिना गई उसकी, ऐसा है। एक टर्म गिना गई, तो मान लो अगर मैं ऐसा केस नहीं बोल सकता कि मैं 5 साल के लिए अपॉइंट हुआ हूँ एंड देन मैंने 2 साल बाद ब्रेक ले लिया, अगर ब्रेक इन द टर्म ऑफ कंटिन्यूअस पीरियड 2 साल बाद ले लिया, तो मैं उसको ऐसा नहीं बोल दूंगा कि मेरे तो 3 साल बचे थे ना, मेरे तो 3 साल बचे थे, तो भैया ब्रेक इन टर्म ऑफ कंटिन्यूअस पीरियड शैल बी डीम टू बी शैल बी कंसीडर्ड एज फुलफिलिंग द रिक्वायरमेंट ऑफ रोटेशन। तो तुम्हारा रोटेशन की रिक्वायरमेंट लग गई, अब तुम 5 साल के लिए नहीं हो सकते अपॉइंटमेंट, तुम 2 साल बाद फिर आ जाओगे और बोलोगे कि मेरे 3 साल बचे थे, तो वैसा नहीं होगा। 5 साल का तुम्हारे रोटेशन तुमको लग गया है, कुल मिला के बात बोलूं तो, करेक्ट। एंड दिस वी हैव ऑलरेडी स्टडीड, मार्क दिस आल्सो एज इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट लाइन देख लो, ये भी सिंपल है। जॉइंट ऑडिट के केस में बोलते हैं कि यहाँ पे कंपनी ने कभी अगर 2 या उससे ज्यादा जॉइंट ऑडिटर्स अपॉइंट किए होंगे, तो द कंपनी मे फॉलो द रोटेशन ऑफ ऑडिटर्स इन सच अ मैनर दैट बोथ और ऑल ऑफ द जॉइंट ऑडिटर एज द केस में बी डू नॉट कंप्लीट देयर टर्म इन द सेम ईयर। मतलब समझ में आ रहा है क्या बोलना चाह रहे हैं? कि अगर मान लो मैं और सृष्टि एज एन ऑडिटर, जॉइंट ऑडिटर एज एन जॉइंट ऑडिटर अपॉइंट हुए, तो कंपनी ऐसा हो सकता है कि सृष्टि को 2 साल बाद एज अ जॉइंट ऑडिटर अपॉइंट करे और मुझे 2 साल पहले कर लिया हो। और इस केस में अब क्या होगा कि मेरा जब 5 साल कूलिंग पीरियड अट्रैक्ट होगा, तब सृष्टि ऑलरेडी होगी फर्म में 2 साल और एक्स्ट्रा करने के लिए, सृष्टि के 3 ही साल हुए होंगे, फिर सृष्टि 2 साल करेगी, 2 साल जब उसका कूलिंग पीरियड अट्रैक्ट होगा, तो कोई दूसरा ऑलरेडी जिसके पास 3 साल होगा ऑलरेडी, जो भी नया जॉइंट ऑडिटर सृष्टि के साथ अपॉइंट हुआ होगा। ऐसा क्यों करना चाहिए कंपनी जनरली? बिकॉज सृष्टि विल बी ऑलरेडी अवेयर अबाउट ऑल दी सर्कमस्टेंसेस, तो सृष्टि कैन हेल्प दी अदर जॉइंट ऑडिटर, अदर जॉइंट ऑडिटर माइट नॉट फील दैट हीट, जैसा भी। सो दैट्स व्हाई कंपनी कैन रिजॉल्व सच थिंग्स आल्सो, कि सारे के सारे जॉइंट ऑडिटर का एक साथ रोटेशन एप्लीकेबल ना हो, ऐसा रिजॉल्व अगर करना चाहे तो भी रिजॉल्व कर सकती है कंपनी। आई होप अभी तक कुछ डाउट नहीं है, एवरीथिंग मेक सेंस। अपन थोड़ा स्पीड में जा रहे, किसी को स्पीड में कोई दिक्कत होगी तो बोल देना पहले, बट आई डोंट थिंक इससे कम स्पीड के लायक है ये चैप्टर। ऑलरेडी यू माइट हैव रिवाइज्ड इट मल्टीपल टाइम्स इन आईपीसीसी, ठीक है, खून में होना चाहिए चैप्टर। अभी तक जितना सेक्शन अपन देखेंगे, उसके बाद थोड़े और एडिशनल प्रोविजंस भी आएंगे जो कि तुम्हारे हो सकते खून में ना हो पुराने। अभी नेक्स्ट आ जाओ, मैनर एंड प्रोसीजर ऑफ सिलेक्शन एंड अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर। ऑडिटर का अपॉइंटमेंट का कैसा किया जाएगा, मैनर एंड सिलेक्शन ऑफ ऑडिटर, सिलेक्शन कैसे किया जाएगा ऑडिटर का, अपॉइंटमेंट कैसे किया जाएगा ऑडिटर का। तो देखो ये चार्ट को फॉलो करना थोड़ा सा। सबसे पहले ऑडिटर जो अपॉइंट होने वाला है, ऑडिटर जो अपॉइंट होने वाला है, नंबर 1 उसकी क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस और जितनी इंफॉर्मेशन, बाकी जितनी इंफॉर्मेशन है वो किसको हो जाएगी, ऑडिट कमिटी। ठीक है, क्या बोला, फ्लो वाइज चलना, पॉइंट वाइज चलना। नंबर 1 कहा जाएगा, नंबर 1 में ऑडिटर जिसकी अपॉइंटमेंट होने वाला है, जिस भी जो भी ऑडिटर जो अपॉइंट होने वाला है, उसका क्वालिफिकेशन वाइज एंड एक्सपीरियंस जितना भी है, और बाकी जो इन्फॉर्मेशन तुमको रेलेवेंट लग रही है वो ऑडिट कमिटी को जाएगा। ऑडिट कमिटी अगर एप्लीकेबल है कंपनी को, तो ऑडिट कमिटी फिर सोचेगी, क्या सोचेगी देख लो, क्या भैया जो क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस जो है, क्या जो क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस जो है ये कमेंसुरेट है क्या विद द साइज एंड रिक्वायरमेंट ऑफ द कंपनी। मेरी कंपनी है छोटी सी, मैं बिग 4 को अपॉइंट करने क्यों, मेरी है कंपनी बहुत बड़ी, मैं बड़े ऑडिटर को अपॉइंट करना चाहिए। तो क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस वेदर और नॉट इज इट कमेंसुरेट विद द साइज एंड रिक्वायरमेंट ऑफ द कंपनी, करेक्ट।
उसके बाद ये सेकंड पॉइंट हो गया तुम्हारा। अब देखो थर्ड पॉइंट में क्या हो रहा है, इसके बाद ऑडिट कमेटी को सब चीज सही लगी तो वो रिकमेंड कर देगा इंडिविजुअल या फर्म का नाम एज एन ऑडिटर फॉर कंसिडरेशन टू हुम। दिख रहा है एरो वाइज, एरो फॉलो करते जाओ, बीओडी को एरो दिख रहा है थर्ड पॉइंट में, बीओडी को रिकमेंड कर दिया जाएगा। बीओडी के पास दो ऑप्शन है, या तो एग्री करेगा रिकमेंडेशन या फिर डिसएग्री करेगा। अगर एग्री कर लिया तो किसको फॉरवर्ड करेगा नाम, बीओडी एजीएम में डाल देगा मेंबर्स। एजीएम में डाल देगा। तो सिंपल वही है, एग्री कर लिया तो फोर्थ पॉइंट तुम्हारा फर्दर रिकमेंड द नेम ऑफ द ऑडिटर अपॉइंटमेंट टू मेंबर टू हुम टू एजीएम, रिकमेंड कर देगा एजीएम में। अगर डिसएग्री कर रहा है, अगर डिसएग्री कर रहा है फोर्थ पॉइंट में, तो फिर से ऑडिट कमेटी को रेफर बैक कर देगा रिकमेंडेशन, भैया रखो अपनी रिकमेंडेशन अपने पास, हमको नहीं लग रहा है ये ऑडिटर फिट है, हमको नहीं लग रहा है ऑडिटर फिट है, रिकमेंड करो, रेफर बैक द रिकमेंडेशन टू दी ऑडिट कमेटी फॉर रिकंसिडरेशन, साइटिंग रीजंस। भैया रीजंस के साथ बताना है, क्यों फिट नहीं है, क्यों लग रहा है तुमको, ऑडिट कमेटी को बताओ रीजंस, एंड ऑडिट कमेटी से फर्दर रिकमेंडेशन मांगो। ऑडिट कमेटी अगर फिर से आफ्टर रिकंसीडरिंग ये सोच लेती है कि भैया बोर्ड पगला गई है और हमने जो सोचा था वो सही है, बोर्ड पगला गई है और हमने जो सोचा था वही सही है, तो उस केस में ऑडिट कमेटी आफ्टर कंसीडरिंग रीजंस बाय बीओडी डिसाइड्स नॉट टू रिकंसीडर। अगर रिकंसीडर कर लिया तो फिर अगेन यही फॉलो होगा थर्ड पॉइंट, अगर रिकंसीडर कर लिया तो फिर बीओडी के पास आएगा, बीओडी एग्री करेगी या डिसएग्री करेगी। लेकिन अगर ऑडिट कमेटी बोल देती है कि ये कहानी के चक्कर में मुझे पढ़ना ही नहीं है, ऑडिट कमेटी बोल दी कि वी आर नॉट रिकंसीडरिंग द सेम, तो इन दैट केस बीओडी रिकॉर्ड करेगा अपना रीजन कि क्यों हमको लग रहा था कि ऑडिट कमेटी का ऑडिटर सही नहीं है, एंड देन फर्दर रिकमेंड द ऑडिटर विच बीओडी थॉट फिट फॉर द कंपनी। बीओडी को जैसा ऑडिटर लगा था वो बीओडी फर्दर रिकमेंड करेगी, ओन मतलब किसका रिकमेंडेशन, बीओडी अपना रिकमेंडेशन आगे फॉरवर्ड करेगी टू दी मेंबर्स। आई होप दिस ऑल मेक सेंस, ये एकदम सिंप्लीफाइड वर्जन में क्लियर अपनी कहानी बन गई है। चार्ट को एक बार गो थ्रू कर लो, कर रहे हैं तो। चले आगे बढ़े, क्लियर है, कोई डाउट अभी तक? आगे बढ़े क्या संजना, कहाँ घूम रहे हो तुम, आना जाना? वो डिस्कनेक्ट हो गया था। ठीक है आगे बढ़े। क्या? अबे इसके बाद सेक्शन 139 सबसेक्शन 9 एकदम सिंपल सा है, रिटायरिंग ऑडिटर को फिर से रीअपॉइंट कर दिया जाएगा एजीएम में अगर वो डिस्क्वालिफाइड नहीं था रीअपॉइंटमेंट के लिए, पहली बात। दूसरी बात, उसने कंपनी को कोई अपना कंसेंट भी नहीं दिया था कि भैया मुझे अपॉइंट मत करना, ऐसा उसने बोला भी नहीं था, उसने अपना कंसेंट नहीं दिया था कंपनी को, अ नोटिस इन राइटिंग अबाउट हिज अनविलिंगनेस टू बी गेटिंग रीअपॉइंटेड। और तीसरा, ऐसा कोई स्पेशल रिजोल्यूशन भी पास नहीं किया गया है जहां पे मेंबर्स ये डिसाइड किए कि इसके बदले हम कोई दूसरे ऑडिटर को अपॉइंट करेंगे या फिर इसको तो नहीं करेंगे। तुम लोग को सेक्शन 140 सबसेक्शन 4 पता है, याद है सेक्शन 140 सबसेक्शन 4? कुछ याद आ रहा होगा, अजीब सा सेक्शन था। चलो आ जाओ एक बार अपन उसी में आ जाते हैं। रिपोर्ट थी शेयर होल्डर, हाँ शेयर होल्डर को रिपोर्ट करना था शायद इसमें। नहीं, शेयर होल्डर को रिपोर्ट नहीं करना उसमें। एक बार सेक्शन 140 सबसेक्शन 4 में आ जाओ, नेक्स्ट पेज में है, अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर अदर देन रिटायरिंग ऑडिटर। यहाँ पे देखो क्या बोल रहा है, स्पेशल नोटिस लगेगा, स्पेशल नोटिस शैल बी रिक्वायर्ड। मैंने बाजू में क्या लिखा है, स्पेशल नोटिस के बाजू में क्या लिखा है, ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन। ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन लगेगा, ठीक है। तो तुम लोग को ये पता होगा स्पेशल नोटिस के केस में जरूरी नहीं है स्पेशल रिजोल्यूशन लगे, इनफैक्ट स्पेशल नोटिस के केस में जनरली ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन। स्पेशल नोटिस 4 केसेस में ही होता है तुम्हारा, ओवरऑल कंपनीज एक्ट में स्पेशल नोटिस का प्रोविजन सिर्फ 4 केस में होता है तुम्हारा। एक, डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट जब वो रोटेट करना हो, अदर देन डायरेक्टर बीइंग अपॉइंटेड, ऑलरेडी जो डायरेक्टर अपॉइंटेड है इनकम्बेंट डायरेक्टर जो है उसको अगर रोटेट करना है, कोई नया ऑडिटर उसको कोई नया डायरेक्टर उसको रिप्लेस करना है, या फिर हम ये डिसाइड करना चाहते हैं कि ये डायरेक्टर तो अपॉइंट नहीं करना है, कोई और बाद में कर लेंगे भले। सेम इज द केस विद ऑडिटर, अगर ऑडिटर इन द केस ऑफ रोटेशन, सॉरी ऑडिटर अदर देन इन द केस ऑफ रोटेशन, अगर हमने डिसाइड करना है कि ये वाला ऑडिटर के बदले कोई और ऑडिटर को अपॉइंट करना है या फिर हमको ये वाला ऑडिटर तो अपॉइंट नहीं करना है, तो ये 4 केस ही है तुम्हारे स्पेशल नोटिस के लिए। इस केस में क्या लगता है, याद रखना हमेशा,
ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन। तो देखो क्या बोलते हैं, स्पेशल नोटिस शेल बी रिक्वायर्ड फॉर अ रिजोल्यूशन एट वेयर एट एजीएम में बात हो रही है, ठीक है, एनुअल जनरल मीटिंग में, एज एन ऑडिटर अ पर्सन अदर देन अ रिटायरिंग ऑडिटर और प्रोवाइडिंग एक्सप्रेसली दैट अ रिटायरिंग ऑडिटर शेल नॉट बी रीअपॉइंटेड except where the retiring auditor has completed a consecutive tenure of 5 years or as the case may be 10 years as provided under subsection 2 of section 139। क्या बोल रहे हैं, कुछ समझ में आ रहा है क्या? एक बार फटाक से 4 लाइन पढ़ लो और फटाफट मीनिंग बता दो। 140 सबसेक्शन 4 की लैंग्वेज है ये। किसी और ऑडिटर को अपॉइंट करना है अदर देन रिटायरिंग ऑडिटर, या फिर उसको तो नहीं अपॉइंट करना है, ये दोनों केस में स्पेशल नोटिस रिक्वायर्ड होगा और ओआर पास करना पड़ेगा। लेकिन इसके एक्सेप्शन क्या है, अगर उसका टर्म ही पूरा हो गया तो वो एलिजिबल ही नहीं है रीअपॉइंटमेंट के लिए, इस वजह से उसमें स्पेशल नोटिस नहीं आएगा। सही बोल रहे हो, बस टर्म तुमने गलत यूज कर दिया। टर्म खत्म नहीं हुआ है, टर्म जो खत्म हुआ है वो तो सबका ही खत्म हो रहा है, बट यहाँ पे वो रोटेशन के लिए एप्लीकेबिलिटी आ गई है। ऐसी कुछ कंपनियां हो सकती है जहां पे तुम एज एन ऑडिटर अपॉइंट हुए, तुम्हारा टर्म 5 साल का कंसेक्यूटिवली जो हुआ है खत्म हो गया है, लेकिन तुमको रोटेशन एप्लीकेबल नहीं है। रोटेशन एप्लीकेबल नहीं है, प्राइवेट कंपनी लेस देन इक्वल टू 50 करोड़ पेड अप शेयर कैपिटल है, बोरोइंग वगैरह कोई लिमिट एक्सीड नहीं हो रही है, रोटेशन वहां पे एप्लीकेबल नहीं है। उस केस में तुम्हारा 5 साल का टेन्योर खत्म हो गया है, तभी तुम्हारे एजीएम में ये बात छिड़ रही है कि भैया अगले ऑडिटर कौन होगा, या तो इसके बदले होगा या फिर ये तो नहीं होगा, या तो इसके बदले ये होगा या तो ये तो नहीं होगा, दो में से कोई एक डिसीजन लेना है। समझ में आ रहा है क्या? दोनों में से कोई एक डिसीजन लेना है। कब लेना है? जब तुम्हारा टर्म खत्म हो रहा है, टर्म की एक्सपायरी पे बात हुई है, 5 साल का टर्म तुम्हारा खत्म हो रहा है, एजीएम में ये डिसाइड हो रहा है, इसलिए एजीएम में डिस्कशन हो रहा है ये। तो एजीएम वर्ड इंपॉर्टेंट है, टर्म एक्सपायरी वर्ड इंपॉर्टेंट है, क्योंकि टर्म की एक्सपायरी के बिफोर अगर तुम ये डिस्कस करना चाहते हो तो तुम्हारा आ जाता है सेक्शन 140 सबसेक्शन 1। सेक्शन 140 सबसेक्शन 1 आ जाता है उस केस में, बिफोर एक्सपायरी ऑफ द टर्म अगर तुमको ऑडिटर को रिमूव करना है, बहुत बड़ी बात हो जाती है, वो भी अपन देखेंगे एक बार। लेकिन 140 सबसेक्शन 4 आई होप एवरीवन इज क्लियर, क्या कि एक्सपायरी हो रही टर्म की लेकिन रोटेशन एप्लीकेबल नहीं है, तो उस केस में तुम को ये डिसाइड करना है तो ये प्रोसीजर लगेगी। लेकिन अगर रोटेशन एप्लीकेबल है ऑलरेडी तो फिर ऑडिटर अपॉइंट ही नहीं किया जा सकता, तो ये सेक्शन ही नहीं लगेगा, फालतू क्यों डिस्कस करना उसको, राइट? तो सेक्शन 140 सबसेक्शन 4 उस केस में बोलते हैं कि मेंबर्स जो है ना, मेंबर्स स्पेशल नोटिस देंगे कंपनी को। स्पेशल नोटिस कितने मेंबर्स याद है तुम लोगों को, कौन कौन कितने दे सकते हैं, कितने रिक्वायरमेंट क्या होती है स्पेशल नोटिस की, याद है कुछ? स्पेशल नोटिस अगर तुमको देना है कंपनी को तो तुम्हारे पास 2% बोल रही सलोनी, 2% तो मुझे याद नहीं है, कुछ चेंज हुआ है क्या? 1% और 1% ऑफ टोटल वोटिंग पावर और 5 लाख शेयर कैपिटल का अगर तुम्हारे पास है, सब मिला के, सब मिला मुली के, तो उस केस में तुम्हारा स्पेशल नोटिस तुम दे सकते हो। कंपनी को देगी स्पेशल नोटिस कौन? मेंबर्स। क्या स्पेशल नोटिस में देना चाह रहे, मैंने बताया ना, यहाँ पे स्पेशल नोटिस लगेगा कि भैया ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन पास करो और ये ऑडिटर को भगाओ, या फिर ये ऑडिटर के बदले ये वाले ऑडिटर को अपॉइंट करो, ये स्पेशल नोटिस में दिया जाएगा। फोर्थविथ कंपनी क्या करेगी, ये नोटिस, स्पेशल नोटिस को ऑडिटर को सेंड कर देगी, ऑडिटर को भेज देगी। रिटायरिंग ऑडिटर जो है ना, अभी अभी का जो कंटिन्यू ऑडिटर, रिटायरिंग ऑडिटर, उसको भेज देगी। क्या रिटायरिंग ऑडिटर के दिल में दर्द होगा? हाँ कि ना? उसको भगाया जा रहा है, उसको दिल में दर्द होगा, इसलिए वो अब अपना रिप्रेजेंटेशन इन राइटिंग भेजेगा। अब वो बताएगा कि मैंने क्या क्या कारनामे किए हैं इस फर्म, इस कंपनी के लिए। तो तुमको याद है इससे रिलेटेड अपन ने ऑलरेडी कौन सा क्लॉज पढ़ा हुआ है प्रोफेशनल एथिक्स में? रिप्रेजेंटेशन इन राइटिंग, उसमें इंडिपेंडेंटली तुमने काम किया ये ही बता सकते हो। एंड सेकेंडली, इफ बीइंग रीअपॉइंटेड आई वुड बी willing to act as an auditor if being reappointed Law. by the shareholders of the company। याद है लैंग्वेज? क्लॉज 8 क्लॉज 8 तो कम्युनिकेट वाला है। क्लॉज 9 क्लॉज 9 क्लॉज 9 140
बोलो बोलो, सोचो सोचो सोचो, कौन सा आ सकता है भाई? ऐसे कैसे गलत रेफरेंस दे रहे हो? प्रोफेशनल एथिक्स हो गया ना अच्छे से? रिवाइज करो प्रॉपर फिर से, इंपॉर्टेंट चैप्टर है। सिंपल तो है, क्लॉज सोचो। 6 क्लॉज क्लॉज सिक्स 6 क्लॉज सिक्स सॉरी आएगा ना। सर तुम अपना रिप्रेजेंटेशन दे रहे हो इन राइटिंग, मैंने याद भी करवाया था कि भैया शेयर होल्डर्स को जाएगा रिप्रेजेंटेशन। शेयर होल्डर इन जनरल पब्लिक तुम्हारा रिप्रेजेंटेशन देखेगी, और तुम वहां पे अपना एडवर्टाइज कर रहे हो कि मैंने ये कंपनी के लिए ये किया है, मैंने इंटरनल कंट्रोल सुधारे हैं, मैंने फलना ढिकना किया है। तुमको बस ये दो चीजें बतानी, रिप्रेजेंटेशन इन राइटिंग। दर्द जितना भी हो, कितना भी दर्द हो तुमको, वो बताना है। याद रखना तुम कौन सा, क्लॉज 6 और पार्ट 1 ऑफ शेड्यूल 1। तो जो रिप्रेजेंटेशन आएगा कंपनी के पास, तो कंपनी भी अब ये रिप्रेजेंटेशन की जो कॉपी है प्लस नोटिफिकेशन वापस किसको दे देगी? मेंबर्स को, अलोंग विथ एजीएम की नोटिस के साथ। एजीएम की नोटिस के साथ कंपनी मेंबर्स को दे देगी। अनलेस रिप्रेजेंटेशन लेट रिसीव हो रहा है मेंबर्स को, अगर रिप्रेजेंटेशन मेंबर्स को लेट रिसीव हो रहा है, लेट मतलब समझ रहे हो ना, एजीएम की नोटिस के साथ नहीं आया, या फिर जब आना चाहिए था रिप्रेजेंटेशन आया नहीं है, उस केस में ऑडिटर चाहे तो, कौन सा रिटायरिंग ऑडिटर चाहे तो, उस केस में ऑडिटर चाहे तो वो बोल सकते हैं कंपनी को कि मेरा रिप्रेजेंटेशन मीटिंग में पढ़ा जाए, मेरा रिप्रेजेंटेशन पूरे मेंबर्स के सामने मीटिंग में पढ़ा जाए, क्योंकि मेंबर्स लोग को रिप्रेजेंटेशन मिला ही नहीं है। मेंबर्स लोग को अगर रिप्रेजेंटेशन नहीं मिला, लेट हो जाता है, उस केस में ऑडिटर may require that a representation shall be read out at the meeting. अगर copy of representation is not sent as a aforesaid, copy thereof shall be filed with the ROC. अगर तुम सेंड नहीं करते हो मेंबर्स को, तो तुमको आरओसी को तो फाइल करना ही करना है। एंड लास्टली क्या बोलता है, अगर तुमको लग रहा है कि रिप्रेजेंटेशन जो दिया है ना ऑडिटर ने, वो गाली गलौज पे उतर गया, ऐसे कैसे भगाया मुझे, ऐसे कैसे भगाया मुझे, आगे गाली सोच सकते हो तुम लोग, ऐसे कैसे भगाया मुझे, ठीक है? तो उस केस में गाली गलौज नहीं, मतलब कुल मिला के डेरोगेटरी या डिफेमेशन रिमार्क दे रहे हैं वो, तो उस केस में तुम ट्रिब्यूनल को कंप्लेन करो। ट्रिब्यूनल अगर ऑर्डर करता है तो तुमको ना ये तो कॉपी ऑफ रिप्रेजेंटेशन मेंबर्स को देने की जरूरत है, ना ही तुमको मीटिंग में रीड करना है, ना ही तुमको मेंबर्स को देने की जरूरत है, ना ही तुमको रीड करना है। क्लियर है क्या? 140 सबसेक्शन 4 सिंपल सा, 140 सबसेक्शन 4 इतना ही बोलता है। तो अपन 140 सबसेक्शन 4 पढ़ रहे थे, कहाँ पे पढ़ रहे थे? ये यहाँ पे आए थे अपन, जहाँ सेक्शन 139 सबसेक्शन 9 दिया हुआ है, वहां पे तुमको सी पॉइंट जो दिखेगा, सी पॉइंट में क्या बोल रहे हैं 139 सबसेक्शन 9 का, कि अगर ऐसा कोई स्पेशल रिजोल्यूशन भी पास नहीं किया गया है बाय द कंपनी इन द मीटिंग, जहां पे ये बोला जाए कि भैया ये ऑडिटर अपॉइंट नहीं होगा, या तो फिर हम इसके बदले ये वाले ऑडिटर को अपॉइंट कर रहे हैं, क्योंकि अगर ये पास हो गया फिर तो ऑडिटर रीअपॉइंट नहीं हो पाएगा ना, ऑटोमेटिक रीअपॉइंट नहीं होगा। यहाँ पे ऑटोमेटिक रीअपॉइंटमेंट की बात हो रही है, यहाँ पे ऑडिटर, रिटायरिंग ऑडिटर फिर से रीअपॉइंट हो जाएगा एजीएम में, अगर 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 वो डिस्क्वालीफाइड नहीं है रीअपॉइंटमेंट के लिए, यानी उसको ना तो सेक्शन 139 सबसेक्शन 2 रोटेशन अप्लाई हो रहा है, ना ही सेक्शन 141 सबसेक्शन 3 अप्लाई हो रहा है। समझ रहे हो? वो रोटेशन के लिए भी अप्लाई नहीं है, ना ही कुल मिला के वो डिस्क्वालीफाइड नहीं है। दूसरा, उसने भी अपना ऐसा कोई नोटिस नहीं दिया कंपनी को कि भैया मुझे अपॉइंट मत करना कंपनी के लिए, ऑडिटर के लिए मैं अनविलिंग हूँ एज एन ऑडिटर, उसने ऐसा कोई नोटिस नहीं दिया है, नेगेटिव लैंग्वेज है। एंड थर्डली, स्पेशल रिजोल्यूशन पास ऐसा नहीं हुआ है जहां पे ये डिसाइड किया हो कि ये ऑडिटर अपॉइंट नहीं होगा, या फिर ये ऑडिटर के बदले कोई और ऑडिटर अपॉइंट होगा। क्लियर है क्या? 139 सबसेक्शन 9। एंड लास्टली 139 सबसेक्शन 10 बोलते हैं कि अगर एट एन एजीएम कोई भी ऑडिटर अपॉइंट नहीं होता है या रीअपॉइंट नहीं होता है, तो एग्जिस्टिंग ऑडिटर ही कंटिन्यू कर देगा एज एन ऑडिटर ऑफ द कंपनी। एग्जिस्टिंग इनकम्बेंट ऑडिटर शैल कंटिन्यू एज एन ऑडिटर ऑफ द कंपनी, अगर एजीएम में कोई भी ऑडिटर का अपॉइंटमेंट नहीं किया जा पाता है तो, और ऐसा कोई डिसीजन भी नहीं लिया जा पाता है तो, नो ऑडिटर इज बीइंग अपॉइंटेड और रीअपॉइंटेड, तो एग्जिस्टिंग ऑडिटर शैल कंटिन्यू टू बी द ऑडिटर ऑफ द कंपनी। नेक्स्ट आ जाओ सेक्शन 141, वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन एज वेल एज योर फेवरेट सेक्शन, ये तो भी रग रग में बसा हुआ होना चाहिए, याद होगा। सेक्शन 141 सब सेक्शन 1, एज एन ऑडिटर यू आर एलिजिबल टू ऑडिट, टू ऑडिट कंपनी, कोई भी कंपनी को ऑडिट करना है अगर तुमको, तो सेक्शन 141 का सबसेक्शन 1 बोलता है तुम ऑडिट तभी कर सकते हो अगर तुम्हारी फर्म जो है वो चार्टर्ड अकाउंटेंसी की फर्म है। अगर तुम्हारी फर्म चार्टर्ड अकाउंटेंसी की फर्म है, और तुमने देखा होगा कि मैंने भी तुम लोग को कई बार बताया कि फर्म का जो नाम है चांडक एंड एसोसिएट, उसके नीचे में लिखा रहता है चार्टर्ड अकाउंटेंट्स। तो ये हमने जो फर्म बनाई है, ये फर्म हम स्पेसिफिकली आईसीआई के तहत रजिस्ट्रेशन कराते हैं, एफआरएन वगैरह लेते हैं, फर्म रजिस्ट्रेशन नंबर वगैरह। तो तुम्हारी चार्टर्ड अकाउंटेंसी की फर्म तभी बोली जाएगी अगर 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 मेजॉरिटी ऑफ द पार्टनर आर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स इन दैट फर्म, ठीक है?
majority of the partner, that is more than 50% of the partner shall be chartered accountant in your firm, and then that's how you can take registration from ICI and you will be called as chartered accountancy firm, and then only you are eligible to being appointed as an auditor of a company as per section 141 subsection 1. दूसरी बात, सबसेक्शन 2 बोलते हैं कि अगर एलएलपी अपॉइंट की गई है एज एन ऑडिटर तो ओनली वही पार्टनर साइन करेंगे जो सीए है, ओनली वही पार्टनर साइन करेंगे एज अ जो चार्टर्ड अकाउंटेंट है वही साइन करेंगे. एंड तीसरा अब चालू होता है तुम्हारा इनएलिजिबिलिटी, सबसेक्शन 3 से चालू होता है, ये तो तुमको पता ही होगा. सबसेक्शन 3 सबसे पहला ए, क्या कोई बॉडी कॉर्पोरेट अपॉइंट की जा सकती है क्या एज एन ऑडिटर? क्या कोई बॉडी कॉर्पोरेट अपॉइंट की जा सकती है क्या एज एन ऑडिटर? नो, राइट, एक्सेप्ट एलएलपी, एक्सेप्ट एलएलपी. यस और नो? Yes. Yes, sir. बॉडी कॉर्पोरेट कैन नॉट बी अपॉइंटेड एज एन ऑडिटर एक्सेप्ट एलएलपी. सेकंड बी पॉइंट, अगर तुम ऑफिसर हो या एम्प्लॉई हो कंपनी के तो भी तुम इनएलिजिबल हो जाओगे टू बिकम एन ऑडिटर. अगर तुम ऑफिसर हो या एम्प्लॉई हो कंपनी के तो तुम इनएलिजिबल हो जाओगे. अभी नेक्स्ट, ऑफिसर किसको बोला जाए? ऑफिसर, एम्प्लॉई तो ठीक है, समझ में आ गया, हमारे पेरोल के अंदर है वो, हमारे अगर पेरोल में आ रहा है तो वो एम्प्लॉई हो गया हमारा. ऑफिसर किसको बोलते हैं? डायरेक्टर हो गया, मैनेजर हो गया, तुम्हारा केएमपी हो गया, शेडो डायरेक्टर्स हो गए. शेडो डायरेक्टर्स मतलब समझते हो? शेडो डायरेक्टर्स, यस. इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है शेडो डायरेक्टर, मतलब डेफिनेशन ये इंपॉर्टेंट टर्म है क्योंकि सेक्शन 144 में भी काम आ सकता है. शेडो डायरेक्टर इज नथिंग बट एनी पर्सन हु इज directly or indirectly influencing the company although he is not in any such position. कॉन्ट्रेक्चुअली वो कोई पोजीशन में नहीं कंपनी के साथ, ना ही वो एम्प्लॉई है ना ही हमारे ऑफिसर है, बट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ही इज इन्फ्लुएंसिंग द कंपनी. इफ आई से लाइक मेनी ऑफ द कंपनीज में अभी जो फाउंडिंग प्रमोटर्स थे वो रिटायरमेंट ले चुके हैं. अगर मैं एलएनटी की बात करूं तो एएम नायक जी, तो एएम नायक, यू विल सी दैट वो अब रिटायर हो चुके हैं, बट स्टिल उनका एक इन्फ्लुएंस तो रहता ही है. स्टिल ही एड्रेसेस द एनुअल जनरल मीटिंग, ऑल्दो वो एग्जीक्यूटिव पोजीशन से हट चुके हैं, बट ही ओनली एड्रेसेस द एजीएम अभी भी. तो दैट इज व्हाट दे वांट टू से कि शैडो डायरेक्टर्स में ऐसा कोई भी पर्सन जो इन्फ्लुएंस भी कर रहा है अगर, तो इन दैट केस वी विल आल्सो कंसीडर हिम एज अ ऑफिसर ओनली ऑफ द कंपनी. और अगर तुम ऑफिसर और एम्प्लॉय हो कंपनी के, देन यू विल नॉट बी एलिजिबल फॉर बीइंग ऑडिट फॉर getting appointed as an auditor under section 141 subsection 3 clause B. दूसरा, तीसरा सी, पर्सन तुम पार्टनर हो या फिर एम्प्लॉयमेंट में हो, किसके? ऊपर वाले, दोनों के ऊपर वाले ऑफिसर या एम्प्लॉय के तुम पार्टनर हो या फिर एम्प्लॉय हो. अगर ऑफिसर या एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी के अगर तुम पार्टनर या एम्प्लॉय हो, समझ में आ रहा है क्या? ये ऊपर जो बी वाला पॉइंट है, ये वाले बी वाले पॉइंट की अगर तुम एम्प्लॉयमेंट में हो या फिर उनके पार्टनर हो तो भी तुम इनएलिजिबल नहीं हो, तो भी तुम एलिजिबल नहीं हो फॉर बीइंग अपॉइंटेड एज एन ऑडिटर. चौथा, पर्सन हु और हिज, इंपॉर्टेंट मार्क वर्क करना, रिलेटिव, रिलेटिव वर्ड इंपॉर्टेंट, या फिर उसका पार्टनर. कुल मिला के बोलो तो पर्सन या रिलेटिव या फिर उसका पार्टनर अगर सिक्योरिटी या इंटरेस्ट होल्ड कर रहा है, अगर सिक्योरिटी और इंटरेस्ट होल्ड कर रहा है, सबके लिए कॉमन याद रखना, कहाँ कहाँ पे? कंपनी में, कंपनी की होल्डिंग कंपनी में, कंपनी की सब्सिडरी कंपनी में, कंपनी की सब्सिडरी की होल्डिंग कंपनी में, कंपनी की सब्सिडरी कंपनी में और इट्स होल्डिंग कंपनी में, या फिर उसकी एसोसिएट कंपनी में, या फिर सब्सिडरी ऑफ सच होल्डिंग कंपनी. मतलब समझ रहे हो? ये कंपनी है तो कंपनी की सब्सिडरी कंपनी कवर्ड है, कंपनी की एसोसिएट कंपनी कवर्ड है, कंपनी की होल्डिंग कंपनी भी कवर्ड है, एंड सब्सिडरी ऑफ सच होल्डिंग कंपनी. तो ये जो होल्डिंग कंपनी है इसकी अगर और कोई सब्सिडरी है तो वो भी कवर्ड है, वो भी कवर्ड है. मतलब कुल मिला के अगर मेरा पर्सन, रिलेटिव या फिर मेरा पार्टनर अगर सिक्योरिटी होल्ड कर रहे हैं, ये कोई भी कंपनी की अगर होल्ड कर रहे हैं सिक्योरिटी, तो उस केस में मेरी फर्म इनएलिजिबल हो जाएगी. लेकिन एक्सेप्शन दिया हुआ है, क्या क्या एक्सेप्शन है फटाफट से एक बार बता दो, याद होगा तुम लोग को. एक्सेप्शन, सिक्योरिटी कितने तक की वैल्यू की मैं होल्ड कर सकता हूँ? ये रिलेटिव होल्ड कर सकता है सिर्फ कंपनी में 1 लाख तक.
राइट तो रिलेटिव होल्ड कर सकते हैं 1 लाख तक। सलोनी ने सही बोला, मैं 1 रुपए की भी सिक्योरिटी की वैल्यू होल्ड नहीं कर सकता हूँ। फेस वैल्यू 1 लाख तक की सिक्योरिटी की वैल्यू होल्ड कर सकता है कौन? रिलेटिव। मैं और मेरा पार्टनर नहीं कर सकते है। अगर रिलेटिव क्वेश्चन है, रिलेटिव के पास अगर 1.5 लाख की सिक्योरिटी आ जाती है, फेस वैल्यू की बात होती है यहाँ पे, राइट, मार्केट वैल्यू की नहीं बात होती, फेस वैल्यू, तो विद इन 60 डेज सलोनी बोल रही है करेक्टिव एक्शन लेना पड़ेगा। लेकिन ऑलरेडी अगर मान लो रिलेटिव की 1.5 लाख फेस वैल्यू था, रिलेटिव का ऑलरेडी 1.5 लाख फेस वैल्यू था, क्या उस केस में मैं एज एन ऑडिटर अपॉइंट हो सकता हूँ क्या? तो उस केस में मैं ऑडिटर अपॉइंट नहीं हो सकता हूँ। ये जो 60 डेज का करेक्टिव एक्शन का पीरियड है, ये दिस इज ओनली वंस यू आर बीइंग अपॉइंटेड एज एन ऑडिटर। तो देखो, रिलेटिव मे होल्ड सिक्योरिटी और इंटरेस्ट इन द कंपनी ऑफ फेस वैल्यू अप टू 1 लाख। करेक्टिव एक्शन टू बी टेकन बाय द ऑडिटर विद इन 60 डेज ऑफ सच एक्विजिशन और इंटरेस्ट बाय रिलेटिव। 60 दिन के अंदर तुमको करेक्टिव एक्शन ले लेना है जैसे ही तुम एक्वायर करते हो। अगर इन एनी केस करेक्टिव एक्शन की बात हो रही, तुम करेक्ट कब करोगे? जब तुम गलत होगे। तुम गलत कब होगे? जब तुम एज एन ऑडिटर अपॉइंट होगे। तुम ऑडिटर ही अपॉइंट नहीं होगे अगर तुम ये कंडीशन फॉलो नहीं कर पाओगे। एंड 60 days grace period is not applicable in case acquisition is done by partner or auditor himself. ये ना जहां जहां तुमको D1 दिख रहा है ना, D1 या फिर ऐसा दिख रहा होगा मैन 1, तो ये क्या है? कोई दिमाग लगा पा रहा है? डन 1 को वो ये नहीं है वो हाँ वो आपने 1 है बस, वो टाइपो एरर है। हाँ, ठीक है, वो फाइंड तो एंड रिप्लेस करा होगा। हाँ तो 1 को मैं 1 कर रहा था, तो वहां पे गलती होगी। ठीक है, करेक्ट कर लेना, करना है तो। अच्छा, रिलेटिव की डेफिनेशन याद है क्या? 277 वाली याद है? 277 और AS18 की डेफिनेशन अपन दोनों देखे थे। AS18 की डेफिनेशन क्यों देखे थे? कहाँ पे एप्लीकेबल हुई थी AS18 वाली डेफिनेशन? क्लॉज वाइज बताओ प्रोफेशनल एथिक्स में कौन से क्लॉज में अप्लाई हुई थी? कौन से क्लॉज में रिलेटिव अपन AS18 का देख रहे थे? ऐसे भूलोगे तो कैसे चलेगा? प्रोफेशनल एथिक्स तुम्हारे अंतरात्मा में बस जाना चाहिए, रात में उठाओ तो भी याद आना चाहिए। इतनी गहरी सोच में नहीं डूबना है जितने सब डूब रहे हो। क्या है? सिंपल है। रिलेटिव का कौन सा था? ये तो याद आ रहा होगा कि रिलेटिव की फर्म में ऑडिट ओपिनियन नहीं और किया जा सकता। फाइनेंशियल स्टेटमेंट वाला था क्या? हाँ हाँ, ओपिनियन ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट वाला था। करेक्ट। ओपिनियन तुम नहीं दे सकते हो ऑन दी फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ अ कंसर्न इन विच यू और योर रिलेटिव इज सब्सटेंशियली इंटरेस्टेड। याद है? तो मेरा रिलेटिव की भी देखना था मुझे, दोनों को मिला के भी। तो रिलेटिव कौन सा देखते थे अपन? AS18 वाला, याद है वहां पे? तो कौन सा क्लॉज कौन सा था ये? क्लास 6 सेकंड का फोर था, फोर या कुछ याद नहीं है। वो स्टोरी याद है? फोर हो। शेड्यूल 2 पार्ट 1 क्लॉज 4 की 8 था क्या? 8 तो तुम्हारा वो हो गया, फेल टू इनवाइट अटेंशन, फेल टू इनवाइट अटेंशन टू डिस्क्रिपेंसीज। देखो जाके जल्दी से, 1 2 3 4 क्या था? पहला क्लॉज क्या था? पहला क्लॉज तो नॉट टू डिस्क्लोज, मतलब क्लास 4 था सेकंड क्लॉज फोर ही था। सर्टिफाई और स्टोरी वाइज याद आ रहा है क्या? सनलाइट सेकंड क्लॉज क्या था? फिर कम्युनिकेट विदाउट ऑब्टेनिंग ऑडिट एविडेंस उसने सर्टिफाई कर रहा है, राइट? रिपोर्ट ऑन एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। क्लॉज 3 कम्युनिकेट permits in name to or in the name of ऐसे ही firm in 3400 connection with वाला, estimate ऐसे ही 3400 वाला connection with प्रोजेक्टेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट वाला, राइट? प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, financial प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन वाला। एंड क्लॉज 4 ये वाला था, substantial interest. राइट? तो अभी याद रखो, डिफरेंशिएट करते जाओ थोड़ा। मैंने वहां पे तुमको रिलेटिव अंडर सेक्शन 277 की भी डेफिनेशन बताई थी, याद है? 277 वाली डेफिनेशन भी बताई थी, और वही डेफिनेशन यहाँ पे लगेगी। कहाँ पे? कंपनीज एक्ट में। कंपनीज एक्ट में तो 277 वाली लगेगी ना। 277 में जो दिया हुआ है, एक्ट है, अपन एक्ट ही पढ़ रहे हैं, एक्ट की डेफिनेशन लगेगी। तो 277 में याद है डिफरेंस क्या था AS18 और 277 में?
बोलो। वो 277 में कौन कौन कवर था, बोलते जाओ। सन की वाइफ और डॉटर का हस्बैंड, यही था क्या? सन की वाइफ और डॉटर का हस्बैंड भी कवर हो जाएगा, राइट। ये सट्टा में हाँ, ये कवर नहीं था। नहीं था। इनके अलावा और कौन कौन थे? इन सन, स्पाउस, डॉटर, स्पाउस सबसे पहले याद स्पाउस, आना चाहिए था तुमको, ठीक है। और सन, सन का स्पाउस, हाँ, सन का स्पाउस तो हो गया। स्टेप डॉटर फादर, कहाँ से आ गई? मदर, स्टेप डॉटर तो नहीं थी, जो नहीं था फादर, वहीं पे मदर, भावुक हो जाते हो। ब्रदर, सिस्टर, स्टेप सन, हम्म, ठीक है, सब सब सन, डॉटर, ब्रदर, सिस्टर, मदर, फादर, एकदम सिंपल है भैया। आजू बाजू ब्रदर, सिस्टर, मदर, फादर, सन, डॉटर, और मेरे सर पे जो चढ़ी है कौन? स्पाउस। सिंपल, आजू बाजू ऊपर नीचे, खत्म। और यहाँ पे बस एडिशनली कौन आ जाएगा? स्टेप सन। सन। हाँ, स्टेप सन, स्टेप फादर भी है, स्टेप मदर भी है, सब है स्टेप डॉटर के अलावा, लेकिन सन और डॉटर के स्पाउस भी आएंगे, ये इंपॉर्टेंट है। स्टेप के पीछे मत पड़ो, ठीक है। स्टेप डॉटर के अलावा है स्टेप वाले सब, स्टेप डॉटर नहीं है सलोनी, ठीक है। तो यहाँ पे रिलेटिव की डेफिनेशन अपन ने देखा, तो वो रिलेटिव ही मार्क करके चलना। हो सकता है एग्जाम में तुमको फंसाए, कुछ और भी बोल सकते हैं। तो रिलेटिव जो इंटरेस्ट होल्ड कर सकता है, कितना इंटरेस्ट होल्ड कर सकता है? फेस वैल्यू 1 लाख तक। अगर मैं बोलूँ फेस वैल्यू 1 लाख एमआरएफ की, तो करोड़ों में चले जाएगा, ठीक है। तो फेस वैल्यू देखना है तुमको, मार्केट वैल्यू नहीं, ठीक है। दूसरा अपन देखते हैं अभी, ई वाला पॉइंट, पर्सन और अ फर्म हु वेदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हैज अ बिजनेस रिलेशनशिप, बिजनेस रिलेशनशिप है अगर तुम्हारा डायरेक्टली या इनडायरेक्टली विद द कंपनी और इट्स सब्सिडरी और इट्स होल्डिंग और एसोसिएट कंपनी और सब्सिडरी ऑफ सच होल्डिंग कंपनी और एसोसिएट कंपनी ऑफ सच नेचर एज में प्रिस्क्राइब। इंपॉर्टेंट देखो क्या आ गया यहाँ पे, मैंने बाजू में लिखा भी है, ये याद रखना रहना चाहिए तुमको, इसीलिए मैंने लिखा है यहाँ पे बाजू में। अभी तक अपन कौन कौन सी कंपनी को कंसिडर कर रहे थे? कंपनी, कंपनी की होल्डिंग कंपनी, कंपनी की सब्सिडरी कंपनी, कंपनी की एसोसिएट कंपनी, कंपनी की होल्डिंग की सब्सिडरी जो भी है वो भी, प्लस 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 अब यहाँ पे क्या हो गया? सब्सिडरी जो एसोसिएट की भी सब्सिडरीज है। होल्डिंग की सब्सिडरी तो कर ही रहते पहले ऊपर में, अब यहाँ पे मेरी जो एसोसिएट कंपनी थी उसकी भी सब्सिडरी कंपनी वो भी कवर हो जा रही है यहाँ पे, ठीक है। ये वंस इन अ लाइफ टाइम मिलेगा तुमको कंपनीज एक्ट में, और कहीं नहीं मिलेगा ऐसा। एसोसिएट की सब्सिडरी भी जहाँ कवर हो जाए, कहाँ कवर हो रही देख लो। A person or a firm who whether directly or indirectly has business relationship with the company of such nature as may be prescribed। अब business relationship important आ जाता है यहाँ पे। business relationship, अगर तुम्हारा business relationship है इन लोगों के साथ तो तुम इनएलिजिबल हो एज एन ऑडिटर फॉर गेटिंग बीइंग अपॉइंटेड एज एन ऑडिटर, तुम इनएलिजिबल हो। तो बिजनेस रिलेशनशिप देखो क्या होता है, बिजनेस रिलेशनशिप शैल बी कंस्टिट्यूट एज एनी ट्रांजैक्शन एंटर्ड इनटू फॉर कमर्शियल पर्पस एक्सेप्ट, मतलब तुम कोई भी कमर्शियल पर्पस के लिए कोई भी ट्रांजैक्शन में एंटर कर रहे हो तो उसको मान लेंगे कि तुम बिजनेस रिलेशनशिप में एंटर कर चुके हो। लेकिन यहाँ इन दो केस में नहीं मानेंगे। कहाँ कहाँ पे? अगर 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 कमर्शियल ट्रांजैक्शन विच आर इन द नेचर ऑफ प्रोफेशनल सर्विसेज परमिटेड टू बी रेंडर्ड बाय द ऑडिटर, मतलब ये जो तुम ऑडिट की सर्विस दे रहे हो या सीए एक्ट में और जो जो सर्विस तुम प्रोवाइड करने के लिए एलिजिबल हो, अब ये ऑडिट की सर्विस दे रहे हो और तुम ऑडिट की सर्विस देने के लिए बोलोगे कि ये तो कमर्शियल ट्रांजैक्शन हो गया, ये तो बिजनेस रिलेशनशिप हो गई, तो हम ऑडिट के लिए एलिजिबल नहीं हुए एज एन ऑडिटर, तो फिर ऑडिट कैसे करोगे, राइट। तो जो जो तुम एलिजिबल हो अंडर सीए एक्ट वो सारी सर्विस तुम दे सकते हो, प्रोफेशनल सर्विस रेंडर कर सकते हो। दूसरा, कमर्शियल ट्रांजैक्शन विच आर इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में दो रहे हो तुम एट आर्म्स लेंथ प्राइस, तो इस केस में भी चलेगा। एग्जाम्पल, गुड सर्विस सेल कर रहे हो ऑडिटर को एज कस्टमर इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस बाय कंपनीज एंगेज इन, ये केसेस में जनरली एग्जाम्पल क्यों दिया हुआ है? क्योंकि देखो हो सकता है तुम मान लो इंडिगो की जा रहे हो ऑडिट करने, अब इंडिगो की ऑडिट करने जा रहे हो और इंडिगो फ्लाइट में ही जा रहे हो, तो तुम क्या बोलोगे? कमर्शियल ट्रांजैक्शन में एंटर हो गया हूं मैं, तो इंडिगो की फ्लाइट मैंने टिकट परचेस कर ली, तो इसलिए यहाँ पे अब तुम आर्म्स लेंथ प्राइस में कमर्शियल बिजनेस ट्रांजैक्शन कर रहे हो। तुम मान लो ताज होटल में जा रहे हो और ताज होटल वाले तुमको स्टे दे रहे हैं रहने के लिए, तुम यार नहीं भी दे रहे तुम ही पे कर रहे हो, ताज होटल में ही रुकना है मेरे को, यहीं पे ऑडिट करूंगा मैं, यहीं पे रुकूंगा, तो यहाँ पे कमर्शियल ट्रांजैक्शन इन द आर्म्स लेंथ अगर ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में हो रहे हैं देन परफेक्टली फाइन है, कोई दिक्कत की बात नहीं है।
क्लियर है? नेक्स्ट देखो ये वाला पॉइंट, अ पर्सन हुज रिलेटिव इज अ डायरेक्टर या फिर इंप्लॉई है एज अ डायरेक्टर या की मैनेजरियल पर्सन। मुझे बताओ, अगर मैं डायरेक्टर हूं, कंपनी में, तो क्या मैं ऑडिटर बन सकता हूँ क्या? या फिर मैं केएमपी हूँ, बन सकता नहीं, हूँ क्या? नहीं बन सकता। नहीं, कहा? नहीं। कौन से क्लॉज में? ऊपर, मतलब कौन सा बी वाले में, थर्ड का बी। ऑफिसर या एम्प्लॉय नहीं होना चाहिए ऊपर, करेक्ट, तो मैं ऑफिसर में आ जाऊंगा। अगर मेरा रिलेटिव एम्प्लॉई है, मेरा रिलेटिव नॉर्मल एम्प्लॉई है, काम करते बस, तो क्या मैं अब ऑडिटर बन सकता हूँ क्या? मैं यस, मेरा रिलेटिव एम्प्लॉई है। यस। केएमपी होगा तो नहीं बन पाएगी। नॉर्मल और नॉर्मल एंट्री होगा तो बन पाएगी। करेक्ट है? सही है ना? अगर मेरा रिलेटिव नॉर्मल एम्प्लॉई है तो मैं ऑडिटर बन सकता हूँ। मेरा रिलेटिव जो डायरेक्टर है या फिर केएमपी है या फिर एज सच मैनेजरियल पोजीशन में है, तो इन दैट पर्टिकुलर केस में ऑडिटर नहीं बन पाऊंगा। ठीक है? यू कैन नोट डाउन दिस पॉइंट्स। नेक्स्ट ये वाला जी वाला पॉइंट भी देखा हुआ है तुम्हारा प्रोफेशनल एथिक्स में, याद है? 141 सबसेक्शन 3 क्लॉज जी, सुप्रसिद्ध क्लॉज बोलता हूँ मैं इसको। 141 सबसेक्शन 3 क्लॉज जी, इंपॉर्टेंट क्लॉज है कैलकुलेशन करने के लिए। कितनी लिमिट है कंपनी ऑडिट की? बोलो भैया। 60 है। 60 है। हाँ, टैक्स ऑडिट टैक्स के तो लिए नहीं पूछ रहा हूँ भैया। 30 है ना, 30 है। टैक्स ऑडिट में क्यों जा रहे हो? टैक्स ऑडिट की 60 है, कंपनी ऑडिट की 20 एज पर 30, कंपनीज एक्ट, 30 एज लेकिन पर उसमें प्रोफेशन। 4 कंपनी एक्सक्लूडेड है। एंड 30 एज पर पी पढ़ा था अपन ने गाइडलाइंस, उसमें 2 कंपनी एक्सक्लूडेड है, याद है? हाँ, याद है ना? यहाँ पे देखो कौन हाँ कौन सी सर। 4 कंपनी है। 1% कंपनी, डोरमेंट कंपनी, स्मॉल कंपनी एंड प्राइवेट कंपनी जो कि पेड अप शेयर कैपिटल जिसका लेस देन इक्वल टू 100 सीआर हो। 100 याद रखना, 100 सीआर से कम वाली प्राइवेट कंपनी का पेड अप शेयर कैपिटल। तो ये चारों कंपनी को मेरे को कैलकुलेशन में नहीं लेना है। इनके अलावा अगर मैं ऑलरेडी एक्सेप्ट कर चुका हूँ ऑडिट, और ये मेरी 21वीं ऑडिट है अगर, तो और इस केस में मैं एज एन ऑडिटर नहीं बन पाऊंगा, डिस्क्वालीफाइड टू अंडर सेक्शन 141 सब सेक्शन 3 क्लॉज जी। फिर कोर्ट वाला पॉइंट है तुम्हारा, 10 साल जब तक नहीं आ जाते हो तुम, 10 साल फ्रॉम द डेट ऑफ कन्विक्शन, फ्रॉम द डेट ऑफ सच कन्विक्शन, 10 years has not elapsed from the date of such conviction, तब तक तुम ऑडिटर बनने के लायक एलिजिबल नहीं हो। अगर तुमको फ्रॉड या कोई भी एक ऐसा ऑफेंस इन्वॉल्विंग फ्रॉड के लिए गिल्टी घोषित किया गया बाय कोर्ट ऑफ लॉ, ठीक है? एंड लास्टली, डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली रेंडर्स एनी सर्विस रेफर टू इन सेक्शन 144 टू द कंपनीज और इट्स होल्डिंग कंपनी और इट्स सब्सिडरी कंपनी। अगेन इंपॉर्टेंट, नोट करना मैंने क्या लिखा है ब्रैकेट में, क्या लिखा है ब्रैकेट में? एसोसिएट वगैरह नहीं आएगा। कोई एसोसिएट वगैरह का मेंशन नहीं। नॉर्मली जनरली क्या पढ़ रहे थे अभी तक अपन? मैं, मेरी होल्डिंग, मेरी सब्सिडरी, मेरी एसोसिएट, मेरी सब्सिडरी होल्डिंग की, मतलब होल्डिंग की सब्सिडरी भी कवर थी। यहाँ पे देखो कौन कौन है, होल्डिंग कंपनी, सब्सिडरी और इट्स सब्सिडरी कंपनी। सेक्शन 2 इन सेक्शन 144 टू दी कंपनी और इट्स होल्डिंग कंपनी और इट्स सब्सिडरी कंपनी। यहाँ पे एसोसिएट कंपनी कवर्ड नहीं है और सब्सिडरी भी नहीं है, होल्डिंग की सब्सिडरी। इंपॉर्टेंट क्या है? एसोसिएट नहीं है, एसोसिएट जनरली जोड़ देता आदमी, लास्ट वाले में जोड़ना मत भूल जाना, याद रखना, भूलना नहीं है, ठीक है? ये एक छोटे छोटे कीवर्ड्स है जो कि जनरली ध्यान नहीं देते, और अभी तक टेस्ट भी नहीं किया आईसीआई, अगर फ्रेंकली बोलूं तो आईसीआई टेस्ट नहीं किया अभी तक ये सब छोटी छोटी चीज को, बट इन केस टेस्ट करना चाहे तो कर सकती है। अभी इनडायरेक्टली वर्ड मैंने मार्क किया था, इनडायरेक्टली वर्ड को इंपॉर्टेंट मार्क करके रखना, क्यों? क्योंकि वो उससे लिंक कर सकते हो तुम शेडो डायरेक्टर से, मतलब तुम डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली भी रेंडर सर्विस कर रहे हो,
एज रेफर टू इन सेक्शन 144। सेक्शन 144 की सर्विसेज याद है तुमको? अकाउंट कीपिंग, बुक कीपिंग, इंटरनल ऑडिट, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, एक्चुअल सर्विस, ये सब तुम नहीं दे सकते हो अगर तुम ऑडिटर हो। तो या मैं अगर डायरेक्टली दे रहा हूँ तो भी, और इनडायरेक्टली अगर घुमा फिरा के भी दे रहा हूँ तो भी नहीं दे सकते हो। सेक्शन 141 सबसेक्शन 4 बोलता है कि अगर तुम 141 सबसेक्शन 3 में अट्रैक्ट कर लेते हो कोई भी वेकेशन, अगर तुमको वेकेट करना पड़ रहा है बिकॉज ऑफ लॉ, अगर तुमको वेकेट करना पड़ रहा है तो कैजुअल वैकेंसी बोलते हैं इसको। तुम लोगों को पता है कैजुअल वैकेंसी किसको बोलते हैं? ऑडिटर जहाँ रिटायर कर लेता है बिफोर हिज टेन्योर। डायरेक्टर की टर्म क्या कैजुअल वैकेंसी आ सकती है? डायरेक्टर की डीडीडी क्या होता है? अच्छा, डेथ, डिस्क्वालिफिकेशन एंड डिसेबिलिटी, 3D। बट आई एम आस्किंग कैजुअल वैकेंसी। जो अपने टेन्योर से पहले अगर उसको वैकेट करना पड़ता है ऑफिस। अच्छा, डायरेक्टर का प्रोविजन याद है क्या तुम लोग को? अच्छा, एलओडीआर की ज्यादा दूर नहीं जाते, एलओडीआर का याद है? कितने इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होने चाहिए ऑडिट कमेटी में? 2/3। 2/3 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होने चाहिए, हाँ कि ना भाई? यस। लेट्स से सपोज 12 डायरेक्टर है कंपनी में, और ऑडिट कमिटी में 2/3 यानी कितने होने चाहिए? 8। ऑडिट कमिटी में ऑलरेडी 10 डायरेक्टर है एज अ मेंबर ऑडिट कमिटी में। अब इसमें से कोई एक डायरेक्टर वेकेट करता है तो कितना हो गई? अभी कितने हो गई लिमिट फिर? 9। 9 हो गई। 9। क्या ये 2/3 सेटिस्फाई कर रहा है? हाँ कर ले। कर रहा है क्या? कर ले। हाँ तो कर क्या ले। तुमको यहाँ पे अपॉइंट करना पड़ेगा क्या कोई एक डायरेक्टर? मैंडेटरी नहीं है। करना है क्या? नहीं, नहीं करना है ना एवरीवन। तो इसको अपन कैजुअल वैकेंसी नहीं बोलते फिर, इसको कैजुअल वैकेंसी नहीं बोलते। डायरेक्टर, यहाँ पे डायरेक्टर की वैकेंसी हुई है, डायरेक्टर वेकेट किया है ऑफिस, बट दिस इज नॉट कॉल्ड कैजुअल वैकेंसी। कैजुअल वैकेंसी जहां तुमको अपॉइंट करना पड़े, दैट विल बी कॉल्ड एज कैजुअल वैकेंसी। यहाँ पे तुमको डीम टू बी कैजुअल वैकेंसी बोल देगा अगर तुम कोई भी डिस्क्वालिफिकेशन अट्रैक्ट करते हो 141 सबसेक्शन 3 की, तो यू हैव टू वैकेट योर ऑफिस एंड दिस शैल बी डीम टू बी कैजुअल वैकेंसी। दैट मींस व्हाट? अपॉइंट करना पड़ेगा, ऑडिटर अपॉइंट करना पड़ेगा। गेटिंग दिस? सेक्शन 144 लास्ट सेक्शन अपन करते हैं आज का। सेक्शन 144 देखो क्या बोलता है। सर्विस रेंडर्ड बाय द ऑडिटर शैल नॉट इंक्लूड एनी ऑफ द फॉलोइंग सर्विसेज, वेदर रेंडर्ड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली टू कंपनी और इट्स होल्डिंग कंपनी। और अगेन कौन कौन कवर्ड है? वही ऊपर टाइप, कंपनी या फिर होल्डिंग कंपनी या फिर सब्सिडरी कंपनी, कोई एसोसिएट एसोसिएट नहीं है, याद रखना है। ठीक है ना? अगर तुम एसोसिएट को अगर दे रहे हो सर्विस तो फिर हो सकता है एलिजिबल हो तुम एज एन ऑडिटर फॉर गेटिंग अपॉइंटेड एज एन ऑडिटर। अगर तुम इन्वेस्टमेंट बैंकिंग सर्विस लेट से सपोज दे रहे हो एसोसिएट को, then you are being eligible to be appointed as an auditor. Getting this or not? अरे हाँ या ना? कौन कौन सी सर्विस देख लो, याद कर लो। अकाउंट कीपिंग, बुक कीपिंग सर्विस, इंटरनल ऑडिट, डिजाइन एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन सिस्टम, एक्चुरियल सर्विसेज, इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी सर्विसेज, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग सर्विसेज, रेंडरिंग ऑफ आउटसोर्स फाइनेंशियल सर्विसेज, मैनेजमेंट सर्विसेज, एनी अदर काइंड ऑफ सर्विसेज एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। तो इसको याद रखने के लिए थोड़ा कुछ याद रख सकते हो, आईए, आईबी, आईए, एबीडी ले जाइए, ऐसा कुछ भी याद रखो। मैं इसको ऐसा याद रखता था। आओ आओ एबीडी ले जाओ, आईए, आईबी, आईए, एबीडी ले जाइए। आईए से इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी, आईबी से इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, एक और आईए से इंटरनल ऑडिट, एबीडी से अकाउंट कीपिंग, बुक कीपिंग सर्विसेज, डी से डिजाइनिंग, डिजाइनिंग ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन सिस्टम। आइए, आईबी, आइए, एबीडी ले जाइए। तो वी हैव कंप्लीटेड टिल सेक्शन 144 ऑफ कंपनीज एक्ट। ठीक है?
अभी सबका मोस्टली सबका ही बचा हुआ है ना, इन्वेस्टिगेशन फॉरेंसिक ऑडिट, इन्वेस्टिगेशन या फिर फॉरेंसिक ऑडिट सबका ही बचा है कि कोई है पूरा कंप्लीट हो कर लिया है? तो टुडे आई एम नॉट गिविंग एनी होमवर्क, मतलब कोई लेक्चर देखने के लिए नहीं दे रहा हूँ, बट मेक श्योर यू यूटिलाइज कि कंप्लीट कर लो। कोई बैकलॉग, आई डोंट वांट एनी बैकलॉग टू बी क्रिएटेड। साथ साथ चलो सो दैट यू बी एबल टू फिनिश विद द लेक्चर्स ओनली। फिनिश करते चलो साथ ही साथ ऑडिट, अपना एम यही है, करेक्ट? एम ये नहीं है कि लेक्चर फिनिश करना, खत्म करना, प्रिपेयर करना ऑडिट कॉम्प्रिहेंसिवली कंप्लीटली। तो आज मैं कोई दे नहीं रहा हूँ एनी सच होमवर्क, बट मेक श्योर कोई भी बैकलॉग ना छोड़ो, अभी तक जितना ही बचा पूरा पूरा आ जाओ, ठीक है? करंट लेक्चर तक। टेस्ट है तुम्हारा CFS एंड LODR का, CFS एंड LODR का तुम लोग बताओ कब दे पाओगे, एंड आई वांट एवरीवन देन टू गिव टेस्ट। ऐसा नहीं होना चाहिए चैप्टर 3-4 का आधे लोग दे रहे आधे नहीं दे रहे। सर परसों सीएफएस का रिपोर्टिंग वाला पोर्शन बाकी है मैं CFS का रिपोर्टिंग वाला पोर्शन बाकी है, लास्ट पोर्शन बाकी है। रिपोर्टिंग वाला कवर नहीं था क्या लेक्चर? लास्ट पार्ट नहीं, लास्ट पार्ट का 1-2 पेज वो थोड़ा सा मिसिंग था। एक तो पेज मतलब जो पेन का ऑडिटर सबसे सब्सिडी कवर कर दी पेरेंट होगा। सब्सिडरी तुम्हें अगर उसका फाइनेंशियल स्टेटमेंट स्टैंडर्ड सेम है या फिर ऑडिटिंग स्टैंडर्ड सेम है, वो वाला, सॉरी ऑडिटिंग स्टैंडर्ड डिफरेंट है या फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट के एएस डिफरेंट है, ठीक है? मैं उसका लिंक दे देता हूँ आज, वो 10-15 मिनट का होगा मोस्टली, वो कर लो फिर उसको फिनिश कर लेना। तो तुम्हारा CFS एंड LODR के लिए कब, वो बताओ, तुम लोग ही बताओ टेस्ट। बुधवार को कर दीजिए। डे आफ्टर टुमारो, आफ्टर 2 डे डेज, आफ्टर वेंसडे। वेंसडे पक्का किया हुआ तो है, LODR अभी अभी किया हुआ है, याद ही होगा मोस्टली। CFS रिवाइज कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है दोनों चैप्टर, दोनों चैप्टर अच्छे से कर लो, 10 मार्क्स श्योर है, श्योर शॉट मिलते हैं पूरे पूरे। LODR में भी पूरा मिलता है, CFS में भी पूरा पूरा मिलेगा, अच्छे से कर लेना। CFS जैसे कराया था, बिकॉज आई एम एक्सपेक्टिंग अगेन अ न्यू क्वेश्चन टू कम फ्रॉम CFS। बहुत सारे क्वेश्चन बचे हैं और मैंने कराते कराते ही बहुत सारे मार्क कराए होंगे तुमको, और मैंने कुछ जो मार्क कराया ना, 2 क्वेश्चन ऑलरेडी पिछले 4 अटेम्प्ट में आ चुके हैं, विच आई एम ऑलरेडी डूइंग फॉर मेनी अटेम्प्ट्स। मतलब मैं शुरू से ये कराते जा रहा हूँ कि ये क्वेश्चन नहीं आया, ये क्वेश्चन नहीं आया, आ सकता है आ सकता है। और अभी लास्ट अटेम्प्ट में CFS ही एक ऐसा था जहाँ पे नया क्वेश्चन आया था, अगर मैं पूरे पेपर की बात करूँ तो, और एक NBFC को क्वेश्चन था, CIC पूछा था, बाकी मोस्टली क्वेश्चन रिपीटेटिव थे। इस बार का पेपर काफी इजी था। May 23 आई एक्सपेक्ट 2 दिन की भी छुट्टी है, सो कुछ ना कुछ अच्छा आ सकता है। तो पूरा पूरा टेंटेटिवली एक्सपेक्ट करते हुए चलना कि ये आया नहीं है, मैंने जैसे जैसे बताया हुआ था, इसलिए आई ऑल्सो टोल्ड यू कि मार्क करते चला करो। NYA, व्हेन आई एम राइटिंग NYA नॉट येट आस्क्ड, यू शुड आल्सो राइट। व्हेन आई एम राइटिंग FAQ फ्रीक्वेंटली आस्क्ड, यू शुड आल्सो राइट। व्हेन आई एम राइटिंग PFQ प्रोबेबल फ्यूचर क्वेश्चन, किया करो, ठीक है? यू सी इन द लेक्चर ओनली कि ये जो मैंने क्वेश्चन मार्क कराया था PFQ नॉट येट आस्क्ड, वही आया अभी लास्ट अटेम्प्ट में, एंड दैट वाज प्रीवियस लेक्चर। तो एंश्योर करना प्रॉपर्ली अच्छे से कॉम्प्रिहेंसिवली कवर करो LODR एंड CFS, क्योंकि 10 मार्क्स श्योर शॉट है, अच्छे से करके रखना, ठीक है? टेस्ट वेंसडे को है अपना फिर, एंड टुडे कोई होमवर्क नहीं है, आई विल बी गिविंग CFS का वो वाला पोर्शन, उतना खत्म कर लो, और उसके अलावा कोई होमवर्क नहीं है सच, बट मेक श्योर कि यू कंप्लीट अदर बैकलॉग्स, कोई भी बैकलॉग नहीं बचना चाहिए। क्लियर? चलो, टेक केयर, बाय बाय।